सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। अभी आ रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 23, जिसमें कि हम करने वाले मिनरल्स यानी कि खनिज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। शुरू किया जाए। सबसे पहली बात है मिनरल्स यानी कि खनिज होते क्या हैं। तो मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका स्रोत जैविक या अजैविक हो सकता है, जिसकी रासायनिक तथा भौतिक विशेषताएं निश्चित होती हैं। तो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरली जो मिलता है, वो ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है वो। ठीक। इट इज़ अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यह एक समरूपी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी आंतरिक संरचना परिभाष्य होती है, डिफाइनेबल होती है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, किस तरीके की इसमें बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो सारा चीज़ डिफाइंड होता है किसी भी मिनरल का। मिनरल आर ऑफ 3 टाइप्स: मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और जो ऊर्जा खनिज होते हैं। अब धात्विकों की अगर बात करेंगे यानी कि मेटालिक की बात करेंगे तो मेटालिक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस वो होते हैं जिनमें कि आयरन की कुछ ना कुछ हमें क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो आयरन खुद हो गया इसमें, ठीक है, लौह धात्विक में। मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे फेरस में आते हैं क्योंकि इनमें आयरन का कंटेंट होता है। अब आयरन में तो आयरन का कंटेंट हो गई, मैंगनीज में भी होता है, निकल में भी होता है और कोबाल्ट में भी होता है। नॉन फेरस यानी कि अलौह धात्विक, जिनमें कि बिल्कुल भी आयरन का कंटेंट नहीं होता, जैसे कि कॉपर, लेड, टिन और बॉक्साइट। और अगर हम प्रेशियस में बात करेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब आपके प्रेशियस यानी कि बहुमूल्य जो खनिज होते हैं उनमें आते हैं ये। नॉन मेटालिक की बात करते हैं। नॉन मेटालिक में आपका मीका आता है, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। मेटालिक वो हैं जिनमें कुछ ना कुछ मेटल कंटेंट है, यानी कि कोई ना कोई मेटल है, ये कुछ ना कुछ मेटल कंटेंट है। अब मेटल्स आपको अभी हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन मेटल्स इतना तो आपको पता होगा, आयरन, कॉपर, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो वो है मेटालिक मिनरल, जिनमें एक तो वो हो गया जिनमें आयरन का कंटेंट है, एक जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं है, तीसरे वो जो कि काफ़ी बहुमूल्य हैं, प्रेशियस हैं। ठीक। देन नॉन मेटालिक, जिनमें कोई मेटल का कंटेंट नहीं है। तो इसमें है सबसे पहले मीका, जिसको हम अभ्रक बोलते हैं। सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे आपके नॉन मेटालिक मिनरल हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायमंड को आप कहाँ पे रखेंगे? वेयर वुड यू कीप द डायमंड? देन एनर्जी मिनरल्स में आते हैं हमारे, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस यानी कि जो प्राकृतिक गैस है, ये किस में आएंगे? आपके एनर्जी मिनरल्स में आएंगे। इनसे ऊर्जा बनाई जाती है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। ओके, हाँ जी। तो डायमंड कैसा है? तो डायमंड ध्यान रखिएगा, डायमंड की अगर बात करेंगे, नॉन मेटालिक होता है वो, ठीक है, ये नॉन मेटालिक होगा क्योंकि इसमें कार्बन होता है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया आर फाउंड इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ज़्यादातर जो भारत में खनिज हैं वो आपको प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलेंगे। ओवर 97% यानी 97% से भी ज़्यादा कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन दी वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, तो दामोदर रिवर कुछ यहाँ से आती है, ठीक है,
दामोदर रिवर कुछ इस तरीके से आती है, सोन कुछ यहाँ से जाती है, ठीक है, सोन यहाँ से जाती है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी महानदी, ठीक है, फिर नीचे आपको देखने को मिलेगी गोदावरी। तो ये जितने हैं अगर हम देखें तो जितने भी कोल रिजर्व्स हैं वो आपको 97% इन्हीं रिवर वैलीज में आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात, मुंबई हाई, ऑफशोर इन दी अरेबियन सी। तो जो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो सेडिमेंट्री बेसिन है, एक तो असम का हो गया, असम में आपको देखने को मिलेंगे। अभी वो हम देखेंगे पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, एक एक करके भी हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज occur to the east of a line linking Mangaluru and कानपुर। मंगलुरु कहाँ है, यहाँ पे कर्नाटक में है ये, ठीक है, एंड कानपुर तो आपको बताइए कहाँ है। तो इसके जो ईस्ट में जितना पार्ट है वहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मंगलुरु एंड कानपुर। तो ये क्या है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट बन के पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा मिनरल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फेरस मिनरल्स पे आते हैं सबसे पहले, आयरन ओर और मैंगनीज, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में हमें मेजरली पढ़ना है कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है, मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर की। सो मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कॉन्टेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो डिफरेंट ओर होती हैं किसी भी मेटल की। अब ओर क्या चीज़ होती है, और होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा तो है नहीं कि आयरन सीधे नीचे पड़ा हुआ है, आयरन रॉड पड़ी हुई है, आयरन का एक गेट पड़ा हुआ है, तुमने गेट घर में लगवा लिया, ऐसा तो है या नहीं। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जिसमें कि मेटल भी होता है और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी जिनको कि हम गैंग के नाम से जानते हैं। गैंग क्या है, जो उस मेटल में या फिर उस ओर में मेटल के अलावा जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम गैंग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गैंग। ओके, तो और ये चीज़ होती है, तो और से वो बाद में रिफाइनिंग होती है जिसको मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए और का मतलब क्या होता है। तो और का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस भी रॉक में हमें जहाँ पर मेटल मिल रहा है उसके साथ साथ जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी मिला के वो उसको और बोलते हैं। तो और का एक्सट्रैक्शन होता है, और पहले निकाली जाती है, देन उससे मेटल को रिफाइन किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट ओर्स होती हैं आयरन की, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो उसमें से मैग्नेटाइट जो है ये फाइनेस्ट आयरन ओर है। फाइनेस्ट आयरन ओर का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन कितना, लगभग 70%, अप टू 70% आयरन होगा उसमें। हेमेटाइट थोड़ा सा कम होता है, 50 to 60% होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, in 2018-19 almost entire production of iron ore came from the state of Odisha, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। 2018-19 में अप्रॉक्सीमेटली एंटायर जितना भी आयरन ओर का यहाँ पर देखने को मिला प्रोडक्शन, वो इन 4 राज्यों से आया है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। तो आप देख सकते हैं ये जो ओडिशा झारखंड वाला एरिया, ये छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है आपका, जिसको कि हम रूट स्टेट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि मिनरल रिच रीजन है। तो अब आपको दिख रहा है कितना मिनरल रिच रीजन है, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तो खैर इधर है, लेकिन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वो तो सब यहीं पे आते हैं ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू है फिर उसके आसपास। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, देन छत्तीसगढ़ में और देन कर्नाटक में। रिजर्व्स की अगर बात करेंगे तो ओडिशा इज एट द टॉप, ओडिशा इज एट द टॉप अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, वो भी दोनों सेम स्टेट हैं आपके। मोर देन 72% ऑफ मैग्नेटाइट डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन कर्नाटक। यानी कर्नाटक में जो ज़्यादातर आयरन ओर मिलती है वो मैग्नेटाइट मिलती है। जो कर्नाटक में हमें आयरन देखने को मिलता है वो मैग्नेटाइट नेचर का होता है, मतलब कि 70%, मतलब कि वो हाई ग्रेड आयरन होता है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं ये, ओडिशा झारखंड बेल्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर बेल्ट है ओडिशा झारखंड, ठीक। देन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो ये वाला एरिया है जहाँ छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर आ रहा है, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हो गया ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो गया, और ये हो गया बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और अभी हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर कर्नाटक में वो कैसे नेचर के हैं, वो मैग्नेटाइट नेचर के हैं। तो 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं जहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलेगा।
अपने मैप पे आप आंख बंद करके लोकेट करो कि एक तो उड़ीसा वाला राज्य हो गया, उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र हो गया, देन आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तो दुर्ग कहाँ पड़ता है? दुर्ग बस्तर। बस्तर तो नक्सलवाद के लिए काफ़ी जाना भी जाता था पहले। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट ये आपका छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न, बिल्कुल ईस्टर्न एमपी महाराष्ट्र में होगा, आपको देखने को मिलेगा। देन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो जाएगा, एंड देन बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकूर बेल्ट जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं एक एक करके जो बेल्ट हैं उनको देखते हैं कि किस बेल्ट में कौन सी जगह है जहाँ पे ये देखने को मिलते हैं आयरन ओर के रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो हम आ रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा झारखंड वाली बेल्ट पे। तो झारखंड में सिंहभूम रीजन है। रीजन है आपका नोआ मुंडी और गुआ। नोआ मुंडी और गुआ क्या है? ये माइंस हैं, ये आपकी खान है। ये खान कहाँ मिलेंगी? ये सिंहभूम में आपको देखने को मिलेंगे खान, नोआ मुंडी और गुआ। याद रहेगा, नोआ मुंडी और गुआ कहाँ है? ये आपके झारखंड में सिंहभूम जो जगह पड़ती है वहाँ पर। उड़ीसा रीजन में अगर बात करेंगे, सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, केंदुझार है और गुरु महसानी है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार और गुरु महसानी। उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी बादाम पहाड़ माइंस। बादाम पहाड़ जो माइंस है वो आपको उड़ीसा में देखने मिलेंगी। ठीक है, बादाम पहाड़ की जो खाने हैं। क्लियर? तो ये जो रीजन है सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार, गुरु महसानी, ये आपके रीजन है अगर हम बात करें उड़ीसा में। और ये माइन का नाम है जो है बादाम पहाड़। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, दिशा जो लड़की है वो बादाम खा रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको सुंदर होना है। क्यों? क्योंकि उसको मयूर से शादी करनी है। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा उसको बोला है। ठीक है, और वो बादाम रखती कहाँ है? जार में रखती है। क्या समझे? याद हुआ? तो भाई उड़ीसा से ये सारे ऐसे आप करके याद कर सकते हैं कि भाई दिशा उसको बादाम खाना है तो बादाम पहाड़ माइंस याद आ जाएगा ना, बादाम दिशा। ठीक है, क्योंकि उसको सुंदर दिखना है। सुंदर क्यों? कि भाई बादाम में हम देखेंगे जब भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, पता है आपको? ठीक है, तो नट्स वगैरह खाने चाहिए अपन को। तो सुंदर बनना था उसको, क्योंकि मयूर से शादी करनी थी, और ऐसा उसको उसके गुरु ने बोला था। तो गुरु महसानी, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रहेगा। अब आते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ दो याद करनी है सिर्फ, दिल्ली। ठीक है, मैं कुछ रिलेट तो करना चाह रहा था लेकिन रिलेट नहीं करूँगा, नहीं कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। दिल्ली राजहारा और बेलाडीला। ठीक है, तो दिल्ली राजहारा और बेलाडीला, ये दो याद करनी है आपको छत्तीसगढ़ में। दिल्ली राजहारा और बेलाडीला, सिर्फ दो बस। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दिल्ली राजहारा और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ओके। महाराष्ट्र गोवा में आते हैं, तो गोवा में बस एक जगह याद करनी, मुरमुगांव। मुरमुगांव में आपका एक पोर्ट भी है। अभी जब हम ट्रांसपोर्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। और एक चीज़ की हो सकता है आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास नहीं होगी। अगर कल नहीं होगी तो मैं परसों ले लूँगा। ठीक है, तो कल 90% चांस हैं कि क्लास नहीं होगी। ठीक है, बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि नहीं होगी। कर दो सर, देख ही जाएगी। अरे यार नहीं, नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लड़कियाँ बुरा मान जाएंगी। ठीक है, तो पोर्ट की यहाँ पर बात करें तो पोर्ट, ये मुरमुगांव पोर्ट है। और ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन बना था एसएससी स्टेनो एग्जाम में, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें, कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आयरन ओर का कौन है। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आयरन ओर का वो आपका मुरमुगांव पोर्ट ही है, आयरन ओर का। ठीक है, देन हमारा 4th नंबर पे आते हैं बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकूर बेल्ट। ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे मैंगलोर है, कुद्रेमुख है, बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन याद करो किसके लिए फेमस थी है, कल ही पढ़ाया था। कुद्रेमुख हो गया। ठीक है, देन बेल्लारी हो गया। ठीक है, केमनगुंडी हो गया, और शिवमोगा हिल्स हो गई। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? ये सब आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, कुद्रेमुख, मुख मतलब मुंह, कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स। तो ये जो घोड़े होते हैं उसके मुंह की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख है। ये कहाँ पर पड़ती है? चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। कुद्रेमुख जो है ना वो चिकमंगलूर में पड़ती हैं, चिकमंगलूर जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, याद हो गया? अरे भैया याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? चलो फिर बताओ जल्दी से। दिल्ली राजहारा माइंस कहाँ है? ठीक है, बादाम पहाड़ माइंस का है, बादाम पहाड़। फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ। बाबा बुदन जो कि कॉफ़ी के लिए भी फेमस है, वो कहाँ पे है? तो दिल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। और बताओ, नोआ मुंडी कहाँ है? नोआ मुंडी एंड गुआ माइंस,
बादाम कौन खा रही थी? दिशा। सुंदर होना था तो सुंदरगढ़। मयूर से शादी करनी थी, मयूरभंज। जार में रख रखा था, केंदुर झार। गुरु ने बोला था, गुरु मैसानी। बाबा बुदन कर्नाटक में है। बाबा बुदन हिल्स कहाँ है? कर्नाटक में होंगी। ठीक है। और नोआ मुंडी और गुआ कहाँ पर है? झारखंड में होंगी। ठीक है, तो नोआ मुंडी गुआ झारखंड में। ठीक है, थोड़ा सा याद करना, बार बार रिपीट करना। कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल, केमानगुंडी, शिवमोगा, बेल्लारी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक में। अब आते हैं आगे, मैंगनीज़ का देखते हैं। मैंगनीज़ भी एक ऐसा है मेटालिक, सॉरी फेरस मेटल है। फेरस मतलब इसमें आयरन का कंटेंट देखने मिलेगा आपको। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर अगर इंडिया में देखेंगे तो इट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी, एम से मैंगनीज और एम से मध्य प्रदेश टॉप पे। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे सुंदरगढ़ डिपॉजिट्स। सुंदरगढ़ में हमने आयरन भी देखा था और यहीं पे आपको मैंगनीज भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो मैंगनीज का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश है। और मैंगनीज एक आपका कैसा है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? स्टील और जो फेरो मैंगनीज वाला है उनको मैन्युफैक्चर करने में, वहाँ पर इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये मैंगनीज। ठीक है, चलिए अभी आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स पे। तो नॉन फेरस में आएगा जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब देखना है हमें। तो सबसे पहले आते हैं कॉपर। तो फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु यही है, कॉपर। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चैल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे। चैल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर एज। तो पहला मेटल ही यही था जो डिस्कवर हुआ था बाय ह्यूमंस। बालाघाट माइंस जो मलज खंड में पड़ती है मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइंस इन झुंझुनू एंड अलवर रीजन इन राजस्थान, ये फेमस है कॉपर के लिए। कौन सी? तो मलज खंड पड़ती है जगह मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बालाघाट की खान है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। खेतड़ी खान है, खेतड़ी माइंस है कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान के झुंझुनू में। और जो अलवर क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे कॉपर के डिपॉजिट्स। और झारखंड में अगर बात करेंगे तो सिंघभम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड में सिंघभम है। और हजारीबाग है। हजारीबाग भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में। याद करो, हमने देखा था कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू था वो इवन छोटे छोटे दो तीन प्लेट्यू से मिल के बना था, जैसे रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक हो, तो सिंघभम ध्यान रखना है और हजारीबाग ध्यान रखना है झारखंड में। बाकी अगर बात करेंगे तो खेतड़ी है झुंझुनू में, अलवर रीजन है राजस्थान में, ये मध्य आपका राजस्थान में पड़ेगा, मलज खंड है मध्य प्रदेश में, और खेतड़ी माइंस है आपकी कहाँ पे? झुंझुनू में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बालाघाट माइंस है एमपी में। अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो इसमें जो प्राइमरी ओर है, एक सेकेंड, क्या सर इसमें देखो, इसमें अगर टॉप की अगर बात करोगे तो एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, देन राजस्थान आता है, देन झारखंड आएगा। अगर इसमें आप ऑर्डर पूछोगे तो एमपी आएगा सबसे पहले, देन आएगा राजस्थान, देन आएगा आपका झारखंड। देन आते हैं अभी हम लोग एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम की जो प्राइमरी ओर है, जहाँ से अयस्क, जहाँ से हमें देखने को मिलता है, जहाँ से डिराइव किया जाता है एल्यूमिनियम को, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम मेटल की। इट इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट बिकॉज इट ऑफ इट्स लाइट वेट। इसको हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि इसको हम एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ करते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन दी अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक के पठार में, मैकाल हिल्स में, एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। ठीक है, एक तो अमरकंटक के प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकाल हिल्स, अब अगर आपको याद हो तो अमरकंटक का जो प्लेट्यू है वो मैकाल हिल्स में ही तो पड़ा रहा था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज थी कि नहीं थी? सतपुड़ा। और सतपुड़ा में मैंने याद करवाया था ये मैकाल थी, ये महादेव थी, ये आसीरगढ़ था, और ये राजपीपला था गुजरात में। याद आया आपको कुछ? तो यहीं पे मैकाल हिल्स में अमरकंटक, और यहीं पर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। जो प्लेट्यू है बिलासपुर कटनी, बिलासपुर कटनी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अभी यहीं पे तो मालगाड़ी वो लड़ी है उससे, किससे? जो पैसेंजर ट्रेन है उससे, बिलासपुर में 8 लोगों की डेथ हुई है। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया में उड़ीसा है। ठीक है, अब उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो पंचपटमाली डिपॉजिट है, कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ पर कालाहांडी जगह पड़ती है। कालाहांडी करके कोई गाना भी आई थिंक है ना, वो सैफ अली खान है उसमें। कालाहांडी आदि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन दी उड़ीसा। तो पंचपटमाली याद रखना है और कालाहांडी याद करना है। पंचपटमाली और कालाहांडी कहाँ पर? उड़ीसा में। किस लिए? एल्यूमिनियम के लिए। पंचपटमाली, कालाहांडी, पंचपटमाली,
कालाहांडी उड़ीसा में ही है, ठीक। बाकी जो मैकाल हिल है अमरकंटक वाला, जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है, वहीं और चले जाओगे आगे तो बिलासपुर कटनी पड़ जाएगा, यहीं किनारे ही, ठीक है, एकदम किनारे ही। तो बिलासपुर कटनी ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओवरऑल वर्ल्ड में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया है, और काफ़ी लाइट वेट होता है, तो एयरक्राफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सोने में, गोल्ड पे। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में चाइना है, देन ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पर इंडिया में बात करेंगे तो इट इज़ कर्नाटक। ध्यान रखेंगे रिजर्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। सरप्राइजिंग हो सकता है, बिहार में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं सोना है भारत में तो बिहार में है। लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज़्यादा? वो कर्नाटक करता है। कोलार गोल्ड फील्ड हैं जो अभी बंद हो चुकी हैं, हुट्टी गोल्ड फील्ड हैं जो चालू है। KGF जो मूवी है, KGF वो इसी पे बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी गोल्ड फील्ड। ये कहाँ पर है? तो हुट्टी आप देख सकते हैं, हसन जगह पड़ती है कर्नाटक में, ये भी फेमस है इसके लिए, ठीक है। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक होता है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है आपका ये गोल्ड। ये एक सिस्टम ऑफ रॉक्स है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो गोल्ड आपको ध्यान रखना, ये गोल्ड का आपको जो ये रेड से मेंशन है, ये गोल्ड है आपके। हुट्टी हो गया, धारवाड़ हो गया, हसन हो गया। ओके, रिजर्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। आंध्र प्रदेश में आपका रामागिरी करके जगह पड़ती है, आप देख सकते हैं रामागिरी, रामागिरी। और ये जो कोलार दिख रहा है ये आंध्रा में नहीं, कर्नाटक में है, बॉर्डर में, ठीक है, लेकिन है वो कर्नाटक में। अभी बंद है KGF मतलब कोलार गोल्ड फील्ड जो है। तो ये सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन बिहार रिजर्व्स के मामले में टॉप पे है गोल्ड में। देन आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स पे, अधात्विक जो खनिज हैं। इसमें आता है आपका अभ्रक यानी मिक्का, लाइमस्टोन और डायमंड। तो मिक्का पे आते हैं सबसे पहले, अभ्रक जिसको बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। मिका एक नॉन मेटालिक मिनरल है, मतलब कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए आप देखोगे स्विचेस बनाने में या इवन जो हम प्रेस करते हैं, आयरन जो होती है, टोस्टर्स वगैरह, वहाँ पर मिका का यूज़ किया जाता है। बिकॉज ये बहुत हाई वोल्टेज को बियर करने का पावर रखता है, पावर लॉस इसमें कम होता है, एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इंसुलेटर भी है, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हीट को ज़्यादा पास ऑन नहीं होने देता, हीट को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हाई वोल्ट मतलब जितने हाई वोल्टेज को बेयर करने की पावर रखता है। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक ही ये सीमित नहीं है, इवन लड़कियाँ भी इसका आप यूज़ करती हैं, मतलब उनको पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो करती हैं। मैं बताता हूँ कहाँ करती हैं लड़कियों ने भी इसको यूज़ किया होगा, लिपस्टिक में, बहुत सारी लिपस्टिक में शाइनी लुक देने के लिए। अगर आप देखो तो ये क्या होता है ना, इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है टूटता बड़ी जल्दी है, ये मतलब बड़ी जल्दी ये निकलता है, टूटता है, क्लीवेज बोलते हैं उसको ज्योग्राफी में। तो ये जो पर्टिकुलर आप देखो ध्यान से, वैसे तो पता नहीं उतना लग रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही शाइनी होता है। तो लिपस्टिक में, वो आई शेडो आजकल चलते हैं बहुत, उनमें भी यूज़ होता है, आई शेडोज़ में। इवन जो फिलर्स आते हैं, फिलर्स में भी यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, क्योंकि शाइनी लुक देते हैं। एंड यू नो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिका का। आप ये मान लो 60% जो पूरे वर्ल्ड का मिका है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे लिपस्टिक लगा लूँ। हाँ, लिपस्टिक लड़के भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कब से हुआ? सब पता है सर को तो, और क्या पता तो हो गई भाई। मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड, पढ़ाना पड़ता तो पता तो हो गई। मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नदर्न एज ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। सर बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? भूमिहार जी, भूमिहार जी है, मुझे पता है आप भूमिहार हैं, ठीक है। नहीं 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 एडमिन जी, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है मैसेज को, भूमिहार जी का जवाब दे देते हैं। एडमिन जी ने मैसेज डिलीट कर दिया। तो हाँ, वो लिपलैश होता है शायद, हाँ जो भी होता हो। हाँ जी, इलेक्शन है तो भाई, इलेक्शन में बस बिहार के जितने भी मेरे छात्र छात्रा हैं उनको मैं बस एक ही सलाह दूंगा। आपको पता है बिहार ने कितना विकास कर रखा है आज भारत में, पूरे विश्व में कितना बिहार का विकास है, ठीक है। आज बिहार की हालत देखो क्या है, और बिहार में किस किस ने शासन किया है, किस किस ने शासन किया है, ठीक।
तो उनको तो बिल्कुल मत देना। क्यों? जब वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो अब घंटा क्यों उखाड़ लेंगे वो? खुद ही सोचो। इफ़ यू विल नॉट चेंज द इनपुट, योर आउटपुट वोंट चेंज। अगर तुम इनपुट ही नहीं चेंज करोगे, अगर तुम कुछ चेंज ही नहीं लाओगे, ठीक है, अगर तुम जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो, फेल हो गए, फिर वैसे ही पढ़ो, फिर फेल हो गए। जब तुम कुछ चेंज ही नहीं करोगे तो चेंज एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? तो अगर तुम चेंज चाहते हो बिहार में, बदलाव चाहते हो, जो बदलाव की बात कर रहा हो, एटलीस्ट, क्योंकि विकास तो अभी तक आपको पता है कितना हुआ है बिहार, ठीक है, बहुत विकास हुआ है बिहार का। और किस किस ने किया वो देख लो, कौन कौन ने शासन किया वो देख लो। जब अब नहीं कर पाए, ठीक है, अब क्या ही बोलूँ, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ किसी को भी, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है, किस किस ने शासन किया और क्या हालत है बिहार की, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, जो भी चाचा हो, चाहे नीतीश चाचा हो, हाँ, गौरव यादव आरजेडी, हाँ, तुम्हारा तो कारण समझ में आ रहा है कि क्यों तुम आरजेडी को दोगे, ठीक है। तो बेटा ये जात पात छोड़ दो, नहीं तो यही हालत रहेगी बिहार की। खैर मैं बिहार से हूँ नहीं, लेकिन फिर भी है तो बिहार देश का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जात पात छोड़ दो जितना जल्दी हो सकता है, फ़ायदे में रहोगे तुम। हमें लगता है क्या ये हमारी जात का है, इसको वोट देते हैं, इस पे लॉयल रहेंगे। अब वो तुम्हारा घंटा केयर नहीं करता है, घंटा केयर नहीं करता वो तुम्हारी, कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं केयर करता है। लेकिन तुम्हें क्या है कि हम इसको दे देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको दो जो एक्चुअल में सबका विकास करे, ना कि सिर्फ एक कुछ जातियों करे। आज मान लो तुमने अपनी जाति वाले को, और तुम्हारा मान लेते हो भी गया, जो कि होगा नहीं, पीछे पहले भी तो हुए हैं ना। जाति के चक्कर में तो ज़्यादातर वोट पड़ता है बिहार में, तो कुछ विकास हुआ है? नहीं हुआ है। और मान लो कि तुम्हारा हो गया, तो कल को कोई और जाति वाला आएगा, फिर वो तुम्हें पे लेगा, सिंपल। तो थोड़ा सा सोचो, सोचो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसको देना है किसको नहीं, लेकिन भाई जब तक तुम चेंज लाओगे ही नहीं, उन्हीं को जिताते रहोगे जिन्होंने बिहार को दीमक की तरह खा लिया एकदम रगड़ के तो तुम कहाँ से चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? कहाँ से चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोडरमा गया हज़ारीबाग, आगे बढ़ते हैं। खैर, तो कोडरमा गया हज़ारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका, ठीक है। कोडरमा जो गया हज़ारीबाग बेल्ट है झारखंड का, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, आप ध्यान से सुनो, ठीक है, मिका का, झारखंड का। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना, तो इट इज़ आंध्र प्रदेश जो टॉप पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री, नेल्लौर, ठीक है, नेल्लौर मिका बेल्ट, आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, देन झारखंड में और राजस्थान। तो ये 3 राज्य हैं जो ऑलमोस्ट, जैसे अभी मैंने बताया, भारत सबसे टॉप नंबर 1 पे है मीका प्रोडक्शन के मामले में। उसमें भी आप मान के चलो ज़्यादातर ऑलमोस्ट पूरा इन्हीं 3 राज्यों से आता है, आंध्रा, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, जिसमें टॉप में आपका आंध्र प्रदेश है। देन आते हैं लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, दैट इज़, ये हम पढ़ चुके हैं, आप हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कास्ट टोपोग्राफी, याद है आपको? ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कास्ट टोपोग्राफी वो टोपोग्राफी है जो कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म की वजह से बनती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर की लैंडफॉर्म की वजह से बनती है। तो वो कहाँ बनती है? जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक होती है, जैसे लाइमस्टोन हो गई, जैसे डोलोमाइट हो गई, याद आया? जो मेडिटेरेनियन या फिर एड्रियाटिक सी के पास हमें जो सॉफ्ट रॉक देखने को मिल रही थी वहाँ पर। ज़रा बताओ इसके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लिखो जल्दी से, देखते हैं कि कितने लोगों को याद है। तो सेडिमेंट्री रॉक है, फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है? लाइम की ज़रूरत पड़ती है, लाइम की, चूने की, स्ट्रेंथ देने के लिए, सीमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि पानी पड़े और उसमें स्ट्रेंथ आए। तो वो एक्चुअल में इसी लाइमस्टोन से निकल के आता है। तो ये एक बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये चीज़ भी देखी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो वहाँ पर भी, अगर आपको याद हो, तो लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ रही थी। और अगर बेसिक हो गई थी तो जिप्सम वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे थे। कास्ट टोपोग्राफी में इरोजनल लैंडफॉर्म की अगर बात करेंगे तो लेपीज हो गया, हाँ, लाइमस्टोन पेवमेंट्स हो गए, लाइमस्टोन के पेवमेंट हो गए, और क्या हो गया, और आपका हो गया सिंक होल हो गया, कोलैप्सिंग हो गए, डोलाइन हो गया, उवाला हो गया, ठीक है, उवाला हो गया। देन डिपोजिशनल में अगर बात करेंगे तो स्टैलेक्टाइट जो सीलिंग से लटक रहा है, स्टैलेगमाइट जो ऊपर से फ्लोर से उठ रहा है, एंड पिलर्स, ठीक है।
बिल्कुल सबका सही है, सभी ने सही आंसर दिया है, तो रिवीजन करते रहें, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ें। तो सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में क्ले को भी रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं। ओके, जिप्सम भी, इवन जिप्सम भी ऐड किया जाता है। जैसे पानी जब डालते हैं तो एकदम सेट हो जाती है ना वो सीमेंट अपनी, तो वो जिप्सम की वजह से होती है। तो लाइमस्टोन हो गया, क्ले हो गया, जिप्सम हो गया, इन सबको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। अब आते हैं हीरे की परख करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस डायमंड, यस। या फिर प्रोड्यूसेस बोल सकते हैं, फिर जहाँ पे रिजर्व्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन तो आप देखो ज़्यादातर धंधा गुजरात में होता है डायमंड का, है ना, आपको पता है ज़्यादातर। इसी वजह से गुजरात के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो धंधा करते हैं, शुरू से ही उनका धंधा। मतलब मुझे तो पता रहता है ना किस स्टेट के, क्योंकि जब जैसे जीएसटी जब भरा जाता है तो उसमें दिखाता है कि भाई इस स्टेट से इतना, इस स्टेट से इतना, वो सब डेटा आता है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट एंड यूटीज़ से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सबसे जो कम देखने को मिलता है ना, सबसे कम, वो गुजरात से देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, गुजरात से। मतलब जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। देन फिर नॉर्थ ईस्ट में, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, हर स्टेट के हैं, मिज़ोरम से भी स्टूडेंट हैं, त्रिपुरा से भी, मणिपुर से, मतलब इवन आप यकीन नहीं करोगे यूएई से भी है। जी हाँ, एक्चुअली में वो स्टूडेंट तो ऑब्वियस ज़्यादा यूएई के नहीं होंगे, लेकिन यूएई से पेमेंट होती है, तो मतलब कोई तो होगा रहने वाला उनका यूएई में जिससे वो पेमेंट करवाते होंगे स्टूडेंट, तो यूएई से ऐसा पेमेंट दिखाता है वो ही ऐसा। तो खैर डायमंड, और इवन मतलब JNK भी है, लद्दाख पे, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट या यूटी नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स ना हो अपने, लेकिन वही है कि गुजरात में जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है ये, मतलब इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग बिज़नेस वगैरह ज़्यादा करते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बुझा हुआ चूना होता है, क्विक लाइम बोलते हैं, CaO बोलते हैं उसको, ठीक है, क्विक लाइम, वो उसमें केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फ्लॉन्ट, हाँ, वाई नॉट। महाराष्ट्र के भी ठीक है, मेजॉरिटी तो ये है, बेल्ट है पूरा, मेजॉरिटी तो ये बेल्ट है, ये, ठीक है। मेजॉरिटी अगर मैं बेल्ट बात करूँगा तो ये बेल्ट है मेजॉरिटी बेल्ट, ये, ठीक है, ये है मेजॉरिटी बेल्ट। इवन बंगाल, मतलब सबसे ज़्यादा यूपी में, बंगाल भी भर भर के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल से, बिहार से भी हैं। अब थोड़ा सा बिहार का मेरा रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनसे, तो और ये हो गया। राजस्थान के भी बहुत सारे हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, तो हैं तो हर कहीं के, लेकिन वेस्ट बंगाल के बहुत सारे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी टीचर्स होंगे, और मैं अगर SSC की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर बंगाली स्टूडेंट होंगे कहीं तो वो आई थिंक यहीं पे होंगे, ठीक है, पता नहीं, लेकिन है, बंगाल से कुछ तो लगाव है अपना। बंगाली स्टूडेंट बहुत हैं। तो मध्य प्रदेश इज़ दी ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस डायमंड। पन्ना जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है पता है? ये भी कलिंजर के पास पड़ती है। अब तुम बोलोगे लेकिन है कलिंजर के पास ही है। बुंदेलखंड जो रीजन है, अगर आपको याद हो, मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू ये था, सॉरी मालवा प्लेट्यू था, मेवाड़ या मारवाड़ यही था, मालवा ये था, बुंदेलखंड था, ये बुंदेलखंड था, और ये बघेलखंड था। तो ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है पन्ना वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है। कभी आए दिन किसी न किसी को हीरा मिल ही जाता है यहाँ पे, है ना। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि खोदते रहते हैं, उनका काम ही यही सुबह उठना, खोदते रहना, क्योंकि बुंदेलखंड जो ये इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ है। आप जाओगे, जैसे अगर कभी आप गए हो, चित्रकूट वगैरह जो पड़ता है वो इसी बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। चित्रकूट हो गया, कलिंजर फोर्ट हो गया, पन्ना हो गया, इवन जो आपके ये कंदरिया महादेव वगैरह टेम्पल है वो भी आसपास। तो ये बहुत ही बैकवर्ड रीजन है, बहुत पिछड़ा रीजन है। तो गरीबी बहुत है, तो लोग वही करते हैं, सुबह से उठ के खोदना शुरू कर देते हैं कि शायद एक हीरा मिल जाए, ठीक है। तो अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ऊर्जा के स्रोतों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत। पता नहीं क्यों इंडियन आइडल याद आ गया परंपरागत से। एक बार एक बंदा आया था, मतलब वो नहीं, 3 इडियट्स का गाना है, जुबी डूबी परंपरा ऐसा करके कुछ तो है ना, जुबी डूबी पंपा आ रहा है, तो वो परंपरा करके गा रहा था वो। तो खैर कोई नहीं। तो परंपरागत जो स्रोत हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, और अपरंपरागत जो है वो नॉन कन्वेंशनल है। अब ये क्या है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल? तो जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहे हैं एनर्जी के सोर्सेज, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल, और जो अभी रिसेंट में ट्रेंड में आए हैं उनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब कन्वेंशनल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल।
तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फायरवुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ड्राई डंक। मतलब इतना तो खैर क्लासिफिकेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल होंगे, कौन से नॉन कन्वेंशनल होंगे। डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है, जो बहुत पहले से यूज़ आते हैं, जैसे कोयले से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बहुत पहले से, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है। या फिर जो हम फायरवुड भी यूज़ करते हैं, या ड्राइड डंग जो सूखा हुआ, नहीं वो कंडे, जो हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, कहीं कहीं उपले ऐसे शायद बोलते हैं, उपला वगैरह, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं। उपला वो जो गोबर से नहीं वो बनाया जाता है, फिर वो जलाया जाता है, खाना वाना बनता है चूल्हे में, वो ठीक है। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज अगर बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल में जो अभी रिसेंट में ट्रेंड में है, जैसे कि सोलर एनर्जी आजकल ट्रेंड में है, टाइडल है, विंड है, फ्रॉम अर्बन वेस्ट है, बायो एनर्जी है, ओके। इवन आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिक, ठीक है, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी देख लेते हैं। ये तो ऑन द बेसिस है कि हम कब से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं सो इट वुड बी कन्वेंशनल, और अगर अभी रिसेंट में ट्रेंड में आया तो इट वुड बी नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब वो कितनी जल्दी रिप्लेनिश होता है, कितनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होता है, उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, दे कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड, यानी कि जो रिन्यूएबल होते हैं इनको बड़ी जल्दी रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल मतलब फिर से आ सकते हैं, ये फिर से वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे रिन्यूएबल में, तो विंड हो गया, हवा, सोलर हो गया। अब ऐसा तो है, सनलाइट अगर हमने यूज़ कर ली, अगर हमने सनलाइट यूज़ कर ली तो बस ख़त्म, सनलाइट यूज़ कर ली हमने, क्योंकि यूज़ कर ली तो सनलाइट कम हो गई, ऐसा तो है नहीं। नहीं भी करते तो भी वो वेस्ट ही हो रही थी। तो तुमने क्या किया, सोलर पैनल लगा ली, जैसे कि भारत सरकार की स्कीम भी चल रही है सोलर पैनल वाली, है ना, पीएम कुसुम। तो देख काफ़ी लोग जैसे मुझसे पूछते रहते हैं, जैसे मैं, क्योंकि जैसे मैंने लगवा रखा है, ठीक है, तो पूछते हैं, मतलब आप ही लोग पूछते हो, ने जैसे पहले ही बताया था ऐसे, तो लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू कि भाई देखा देखी मत लगवाना, पहले देख लेना। जितना ल्यूक्रेटिव लगता है देखने में, उतना ल्यूक्रेटिव एक्चुअल में है नहीं। वो गवर्नमेंट ने अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी खड़ा करना चाहती है, मेन तो उसका टारगेट यही है, जिससे कि उसका पैसा बचे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है गलत है, लेकिन मेन उसमें तुम्हारा जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा उसमें गवर्नमेंट का है, कि उसने वहाँ पर सोर्सेज प्रोड्यूस कर दिए हैं सबकी छत में, ठीक है। और अगर आपके, ठीक है, एंड देन उसमें क्या है कि सर्टेन पार्ट तो आपका फ्री रहेगा, मतलब सर्टेन पार्ट तो आपका वो कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड रहता है, इतने इतने यूनिट तक ही आप वो कर सकते हैं कंज्यूम। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो पूरा पावर ग्रिड में जाता है, गवर्नमेंट को सप्लाई होता है वो सबको। सो देख लेना आपका कितना कंजम्पशन है उसके बेसिस पे, क्योंकि पैसा भी ठीक ठाक लगता है उसमें, है ना। तो खैर वो क्यों है, क्योंकि वो रिन्यूएबल है। अब सोलर पैनल लगा हुआ है, तो सोलर पैनल क्या कर रहा है, वो हीट को ट्रैप कर रहा है, उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वो आपके लिए फिर से वो सनलाइट आएगी कल, फिर से वो रिपीटेडली आएगी, यानी कि वो रिन्यूएबल है। सेम गोज फॉर विंड ऑल्सो। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी ईजिली रिसाइकल्ड एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म वंस एग्जॉस्टेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इतने स्कार्स हैं कि अगर आप इनको बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बनने में तो सालों लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हो सकता है जो तुमने 1 मिनट में खर्च कर, या फिर तुमने 1 घंटे में कहीं से कहीं ड्राइव करने के लिए तुमने पेट्रोल जो यूज़ कर लिया, वो हो सकता है पूरा मिलियंस साल, लाखों साल लगे उसको बनने में। तो टाइम लगता है बनने में, लेकिन एग्जॉस्ट जिस रेट से हम कर रहे हैं उस रेट में फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अब क्या है, धीरे धीरे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल वगैरह में, इसलिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट कर रही है। इसीलिए वो क्या कर रही है, एथेनॉल को प्रमोट कर रही है ना ताकि जो है एथेनॉल से भले पेट्रोल के प्राइस कम हो ना हो, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बेटों का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो वही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि डाइवर्सिफाई करे वो अपने एनर्जी के सोर्सेज को। वो सिर्फ
कुछ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ से ही हमें ज़्यादातर अगर हम बात करें पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें करी जाती हैं या फिर कर रही है गवर्नमेंट। ओके। गडकरी जी मतलब मानना पड़ेगा गडकरी जी इज़ लाइक दैट विलन इन द मूवी जो कि जिसको सब अच्छा समझे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने कल एक कमेंट देखा ठीक है, कि ही इज़ लाइक दैट विलन इन द मूवी जो कि जिस जो जो हर कोई समझ रहा था कि ये बंदा सही होगा। क्यों? ये तो मतलब बात माननी पड़ेगी। ही वॉज सेइंग इन 2022 कि 2024 में बिहार की रोड अमेरिका जैसी बना देंगे, एंड ही वॉज अगेन फ्यू डेज बैक सेइंग कि हम बिहार की रोड अमेरिका जैसी बना देंगे। मतलब फेंको लेकिन दिल खोल के। क्यों? मतलब एकदम पागल समझ रखा है जनता को। हर सब एक पार्टी की बात नहीं है, सब ने सब एकदम मूर्ख समझ रखा है भी। वैसे नहीं मूर्ख है, नहीं हैं मूर्ख हैं भी जनता, ऐसे बात नहीं है। अभी देखो, अभी मैं देख रहा था कि भाई किसको, तो बस जातिवाद चल रहा था। वह है उसी लायक है हम लोग। जब तक हम डिमांड अच्छी नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम भूल जाएंगे उन चीज़ों को, हमें वोट ही जातिवाद इन सब पे देना है, तो फिर वही हाल होगा। खैर, गड़बड़ी जी। दे आर फाउंड अबंडेंटली नेचर, ये बहुत मात्रा में आपको नेचर में देखने को मिलेंगे, भर भर के नेचर में देखने को मिलेंगे। आप देख लो, सनलाइट की कमी है, विंड की कमी है। इनकी अगर बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ये बहुत ही कम है नेचर में। जैसे कोयला मैंने बताया, पेट्रोल बताया, ये सब बहुत कम है नेचर में। अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे ज़्यादातर वो नॉन रिन्यूएबल होंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्यों अच्छे नहीं होते? कि जब ये बर्न होते हैं तो ये बहुत सारी CO2, मीथेन और ऐसी टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करते हैं। ग्रीन हाउस गैस हमने पढ़ा था कि ये इंसोलेशन के लिए यानी सौर विकिरण के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि पार्थिव विकिरण के लिए ओपेक होती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। तो कोई गलत बात नहीं है, अगर वो नहीं होंगे तो हम रह भी नहीं पाएंगे, सब बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा। लेकिन हमने इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस डाल दिया है कि वो हमारा टेम्परेचर ओवरऑल राइज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, है ना, बहुत पहले से, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी नॉन कन्वेंशनल हैं आप देखो, ठीक है, सॉरी कन्वेंशनल है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कैसे सोर्सेज हैं? ये सब आपको देखने को मिलेंगे नॉन रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल, ये सब कैसे आ रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल में आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में ट्रेंड में आया रिन्यूएबल। क्यों आए ट्रेंड में? क्योंकि नहीं आएंगे ट्रेंड में, नहीं लाएंगे इनको तो हालत ख़राब हो जाएगी। हमारे पास एनर्जी के स्रोत बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं उस रेट से वो बन नहीं रहे हैं कोल वगैरह, तो हमें इन पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी ये नॉन रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल भी है, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आप इसको याद करो कि वैसे ये आप देखो सारे रिन्यूएबल हैं नॉन कन्वेंशनल वाले, और ये नॉन रिन्यूएबल है कन्वेंशनल वाले। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता ही है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल हो गया आपका, जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आएगा। न्यूक्लियर फ्यूल हो गया जिसमें यूरेनियम यूरेनियम बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। ये सब आपके आते हैं कन्वेंशनल में। ओके, सॉरी एक सेकेंड, न्यूक्लियर ये इसको हटा दो, जो आपका ये आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जो अभी मैं न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहा था वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आएंगे। ठीक है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आएंगे। कोल पे आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। कोल इज ऑल्सो नोन एज दी बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन क्यों? मतलब धूप को दफना दिया है, दफनी हुई धूप है ये। क्या है मतलब दफन धूप? मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो कोयला दिख रहा है ये बना कैसे होगा? तो जो भी हमारे जीवाश्म होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये सब, तो जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जब ये सब मर जाते हैं, ठीक है, तो भरी होते हैं, मिट्टी का पार्ट बनते हैं, और कुछ जो है नीचे डीप डाउन जाते जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था सेडिमेंट्री जो रॉक होता है, अवसादी जो चट्टान होती है, वो लेयर के फॉर्म में होती है और उसमें हमें फॉसिल देखने को मिलता है। तो वो जब बहुत सालों तक इसी तरीके से ट्रैप्ड रहता है, ठीक है, ट्रैप्ड रहता है, तो धीरे 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 हीट और प्रेशर में वही कोयला बन जाता है। बाद में यही जो है कोयला बन जाता है। और वो कैसे बना होगा वो पेड़ पौधा? तो वो उसने सनशाइन से बना होगा। सनशाइन से कैसे? उसने सनलाइट से अपना खाना बनाया होगा, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। तो इसीलिए इसको बरीड सनशाइन बोल देते हैं। इसको ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना या काला हीरा भी बोलते हैं। इन इंडिया कोल इज़ मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है भारत में, वो भारत में कोल है।
इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना में आपको देखने को मिलेगा अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज, जो कि 200 मिलियन साल पुराना गोंडवाना, और एक टर्शरी डिपॉजिट है जो कि सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स है, वो सिर्फ 55 मिलियन बोल रहा हूँ, देख रहे हो मिलियन में, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो कितना हुआ 5.5 करोड़। सिर्फ 5.5 करोड़ साल पुराना है, तो समझ रहे हो कि कितना टाइम लगता है इनको बनने में। और क्योंकि ये 55 मिलियन है, यानी नया बोलेंगे इसको, और वो 200 मिलियन है पुराना है, तो गोंडवाना वाला जो है वो अच्छा होगा, टर्शियरी वाला उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल, मेटलर्जिकल कोल, आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये हैं कोल फील्ड। कहाँ पड़ता है ये, कहाँ पड़ती हैं, गेस करो कहाँ पर पड़ती हैं जगह, ये झारखंड में। हूटर, औरंगा, करनपुरा, चंद्रपुरा, जयंती, झरिया, धनबाद, गिरिडीह, देवगढ़, ये सब पड़ते हैं झारखंड में। रानीगंज नहीं है, ध्यान रखना, रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये राजमहल की पहाड़ियाँ, याद आया राजमहल की पहाड़ियाँ जो एकदम ईस्ट में थी पेनिनसुला प्लेट्यू के, प्रायद्वीपीय पठार के, जो फिर हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रही थी गारो खासी जयंतिया के रूप में, तो वही है ये राजमहल। ठीक है, तो हूटर, औरंगा, साउथ करनपुरा, चंद्रपुरा, गिरिडीह, झरिया, जहाँ से झारखंड, धनबाद, बोकारो, देवगढ़, ये सब कोल, बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं ये, कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। बाकी भी हम देखते हैं, जैसे ये है आपका कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़, तालचर और इब ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में तालचर और इब ध्यान रखना है। इब किसकी ट्रिब्यूटरी थी, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, याद करो, याद करो, सेवदेव मंडी में, सेवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, जोत, जौंक, औंग, तेल। ओके, बात अगर करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रानीगंज। रानीगंज इज द लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रानीगंज, और रानीगंज सबसे बड़ी कोल फील्ड है आपकी वेस्ट बंगाल में। एमपी में आ जाओ, सोहागपुर है, सिंगरौली, सिंगरेनी नहीं है, सिंगरेनी तेलंगाना में, ध्यान रखना, सिंगरेनी कोल का ही है लेकिन वो तेलंगाना में है, कोल का ही है लेकिन तेलंगाना में, ये सिंगरौली है, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, और ये जो पेंच कान्हा तवा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेन तो सोहागपुर याद करना, सिंगरौली याद करना, उमरिया ध्यान रखना, ये कोल के लिए जाने जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये वही महादेव की हिल वाला पार्ट है ये। क्यों, क्योंकि ये आपका छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है, जहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू है, जहाँ से नर्मदा रिवर और सोन रिवर निकलती हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाती हैं। कोल के अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो टॉप मोस्ट में उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़। पहले झारखंड हुआ करता था टॉप मोस्ट में, बट अभी उड़ीसा है रिजर्व्स के मामले में। ठीक है, जो नए रिजर्व्स यहाँ पर मिले उसके बाद से प्रोडक्शन में अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, देन उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतने नेम कैसे याद होंगे, तो यार याद करने पड़ेंगे आपको नेम्स, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बार बार रिपीटेडली। अब जैसे झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो सब याद रखो ना रखो, लेकिन कुछ ये वाले याद करो जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो झरिया याद करो, बोकारो धनबाद जो नहीं लिखा है वो याद करो, बोकारो धनबाद। ठीक है, और बाकी एक बार देख लो, झरिया मत भूलना, वेस्ट बंगाल में रानीगंज मत भूलना। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज मत भूलना, ये दो इंपॉर्टेंट है। देन मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली मत भूलना। ठीक है, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो एटलीस्ट मत भूलना। तो झरिया बोकारो कहाँ है, झारखंड में। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। इब तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। इब नदी का नाम था ना वो, जो महानदी की ट्रिब्यूटरी थी। सिंगरेनी कहाँ है, सिंगरेनी भैया तेलंगाना में है, सिंगरेनी तेलंगाना में। सिंगरौली एमपी में है। पेंच और कान्हन ये आपका एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, बट पड़ेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। याद रहेगा ये सब कोयले के जहाँ जहाँ रिजर्व्स हैं वो। अब टर्शरी कोल की बात करें तो वो कोयला है जो 55 मिलियन साल पहले बना है, यानी कि उतना पुराना नहीं हो। जितना पुराना होता है कोयला उतना ही अच्छा होता है, जितना नया होगा उतना बेकार होगा। तो ये तो नया है, तो टर्शरी कोल जो मेघालय में मिलेगा, असम में मिलेगा, अरुणाचल मिलेगा, नागालैंड में, ये बेकार है, ये बेकार है कोयला, ये टर्शरी कोल। अब यहाँ देखो, इसमें दिख रहा होगा टर्शरी कोल, ये जो दिख रहा है पूरा, ये है तो पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट ना। ये है मेघालय प्लेट्यू, ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तुम समझो मेरी भावनाओं को, समझो मेरी भावनाओं को तुम। ठीक है, यहाँ पर वो जो प्लेट्यू दिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये कौन सा है, मेघालय, ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है।
यहाँ पे और ये हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर उतना पुराना कोयला नहीं है, ये नया कोयला है। नया कोयला है, उतना अच्छा नहीं होता, टर्शरी कोयला। थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में भी मिल जाता है ये वाला कोयला, टर्शरी वाला, ठीक है, क्योंकि हिमालय तो नए हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू बहुत पुराने हैं, तो हिमालय वाला कोयला उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये क्या स्पैम कर रहे बोबो हैं, एक से एक पगलैट आ जाते हैं एकदम, कुछ भी। 4 टाइप्स ऑफ कोल देखते हैं। गुड कोल हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो मॉइस्चर कंटेंट और हाई कार्बन कंटेंट। कैलोरीफिक का वैल्यू तभी हाई होती है जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा और मॉइस्चर जितना कम होगा उतना ही वो कोयला अच्छा होगा। यानी अगर किसी कोयले को अच्छा होना है तो कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और मॉइस्चर जो आर्द्रता है वो कम होनी चाहिए। ओके। एंथ्रेसाइट में 80 to 90% कार्बन होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का ये कोल होता है, इसको हार्ड कोल के नाम से भी जानते हैं। बाइटुमिनस में 70 to 80% कार्बन होता है और कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर्स। इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो बाइटुमिनस है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है, सेकंड नंबर पे बाइटुमिनस आता है। जो गोंडवाना वाला कोल है वो बाइटुमिनस है। भारत में सबसे ज़्यादा यही है, कोल दैट हैज़ बीन buried deep and subjected to high temperature, also known as metallurgical coal और कोकिंग कोल। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो मेटलर्जिकल कोल या फिर कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं। क्योंकि मेटलर्जी में अभी हमने देखा था ओर से जब मेटल बनाते हैं तो पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसमें हम हीट जनरेट करने के लिए कोयले का जिसका इस्तेमाल करते हैं बाइटुमिनस है। देन आते हैं लिग्नाइट पे, तो लिग्नाइट में जो कोयले का परसेंटेज है वो आपका लगभग कितना देखने को मिलेगा, 50 to 70%। अ ग्रेट ब्राउन कोल है, ये भूरा कोयला ही है, ब्राउन कोल है, विच इज़ सॉफ्ट एंड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। सॉफ्ट है और मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है इसमें। नेवेली इन तमिलनाडु इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिग्नाइट। लिग्नाइट का प्रमुख स्रोत है नेवेली, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पीट की अगर बात करेंगे तो पीट में कार्बन का जो कंटेंट होता है वो लेस देन 50% होता है। 50% से भी कम जो कार्बन कंटेंट है वो देखने को मिलता है पीट में। सबसे खराब पिटा हुआ कोयला है पीट, ठीक है। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वयं प्रोड्यूस हीट, जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ अ लो कार्बन हाई मॉइस्चर। जो बहुत ही नया कोयला होगा, जो अभी ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो वो आपका पीट होता है वो, ठीक है। तो ऑर्डर ध्यान रखना, एंथ्रेसाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कार्बन का परसेंटेज क्या है, किसको कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं, किसको ब्राउन कोल बोलते हैं। तो कोकिंग कोल है मेटलर्जिकल है बाइटुमिनस, लिग्नाइट है ब्राउन कोल। और नेवेली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं पेट्रोलियम पे। The majority of petroleum deposits in India are found within the rock formation of the tertiary geological era, trapped in structures like anticlines and fault traps। यहाँ पर क्या है, देखो पेट्रोलियम है क्या, तो पेट्रोलियम की अगर बात करें तो ये भी जैसे प्लैंक्टन्स वगैरह हैं हमारे बहुत सारे जो होते हैं, एल्गे वगैरह होते हैं, तो ये जब रॉक में ट्रैप हो जाते हैं, धीरे 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 क्या होते हैं, ये रॉक में मतलब ये धीरे धीरे ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन जो इनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है ऑयल को बनने के लिए, फिर ये हार्ड रॉक में ट्रैप हो जाते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड इन फॉल ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, तो गैस जो होती है ऑयल के ऊपर होती है। मुंबई, हाई, गुजरात, असम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रोल प्रोडक्शन एरिया हैं। तो असम इज़ दी इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। दिग्बोई सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी है भारत में। दिग्बोई हो गई, मुरान हुगरी रीजन हो गई और नहर कटिया हो गई। ये आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, असम में देखने को मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। असम में डिगबोई जो है ये 1901 में कमीशन हुई थी, 1901 में। ना सिर्फ इंडिया की, एशिया के सबसे एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड में ऑपरेटिंग रिफाइनरी है ये। मुरान, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू हुई थी। मुरान हुगरी रीजन, डिगबोई और नहर कटिया। गुजरात में बात करेंगे तो कलोल है, खंबाट है, अंकलेश्वर है, और ये जो बसैन है ये मुंबई हाई है, ये महाराष्ट्र के पास पड़ता है आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं कोस्ट में है, ये कोस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो एल्गे जो प्लैंकटन वगैरह हैं वो ट्रैप होते हैं और वहाँ से यहाँ पे पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो डिगबोई 1901 में कमीशन हुआ था। नहर कटिया, मुरान हुगरी रीजन, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये रिजर्व्स हैं आपका, ठीक है। टाटीपाका कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र में पड़ता है, ठीक है। टाटीपाका अगर पूछ लेगा तो टाटीपाका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस पे आते हैं। मेथेन इज़ अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। 70 से 90% जो है नेचुरल गैस में जो कंपोनेंट होता है वो मेथेन होती है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद
पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट इनटू द सरफेस। तो जब पेट्रोल को सरफेस पे लाया जाता है तो उसी के साथ रिलीज होती है ये। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है पावर सेक्टर में। द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज नेचुरल गैस रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मुंबई हाई, ठीक है, एंड एसोसिएटेड फील्ड्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एंड एडिशनल रिजर्व्स बीइंग फाउंड इन द कैम्बे बेसिन, ठीक है, जो आपको कैम्बे बेसिन में देखने को मिलेंगे। तो यही जगह आपको याद रखनी है, ठीक है, जो यहाँ पर अभी पीछे हम लोगों ने देखी थी। Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the कृष्णा गोदावरी बेसिन। एक आपकी पाइपलाइन है जो आपको अच्छे से याद करनी है, दैट इज़ आपकी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको HVJ पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। ये पाइपलाइन जो है तकरीबन 1700 किलोमीटर लंबी है, 1986 में बनी थी। और इसी के साथ जो हमारा गेल है, जो कि हमारा एक महारत्न है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, तो गेल जो है 1986 में ही बना था, इसी के साथ ही बना था ये, जब ये HVJ पाइपलाइन पड़ी थी, जिसने कनेक्ट किया था हजीरा को विजयपुर से और जगदीशपुर। तो हजीरा गुजरात में, विजयपुर MP में और जगदीशपुर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1986 में आपका गेल इंडिया जो है ये बना था, ओके, ठीक है। लिंक्ड मुंबई हाई एंड बसेन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। तो इसने लिंक कर रखा है मुंबई हाई को, जहाँ से मेनली ये गैस आती है, और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र, ठीक है, इवन फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इसकी पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है, ठीक है। और गेल आपकी कैसी एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीज़ उससे सोर्सेज से प्रोड्यूस करी जाती है, जैसे कि हाइड्रो एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रेन्यूएबल क्यों है? क्योंकि पानी है, पानी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान के हमारे एक भावी, ठीक है, मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, ठीक है, बोल रहे थे जब एक बार पानी को यूज़ कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जब वो टरबाइन में पड़ता है तो उसके बाद पानी की जो क्वालिटीज़ हैं वो चली जाती है, पानी का जो गुण है वो चला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ ऐसा खैर कुछ होता नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ अ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट यूजेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी मूविंग वाटर को यूज़ करता है, जैसे कि हमारी टरबाइन चलती है और उसी टरबाइन की वजह से एनर्जी वहाँ पर जनरेट होती है। थर्मल की अगर बात करेंगे तो इट यूजेस द पावर ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो थर्मल में आपका यूज़, हाइड्रो में तो उसका पानी का यूज़ किया जाएगा, और थर्मल में अगर बात करेंगे तो कोयले का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ओके। तो ये थर्मल वाला हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, जो हमारे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। दीज आर एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली एंड कैन बी यूज्ड कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिप्लीशन, जिनको बार बार विदाउट डिप्लीशन यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं, हम यूज़ करेंगे फिर से वो आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका सोलर आ जाता है, विंड आ जाता है, और जियोथर्मल के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देखेंगे। सबसे पहले तो आता है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। ये आपका भले नॉन कन्वेंशनल है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर फिजन इज अ रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बड़े से न्यूक्लियस को, जिसमें कि यूजुअली हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, इसमें न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया जाता है, और न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा के इसको तोड़ा जाता है, जिसमें बेरियम और क्रिप्टन के छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, और 3 न्यूट्रॉन्स और मिलते हैं वहाँ पर, न्यूट्रॉन्स। ये फर्दर क्या करेंगे न्यूट्रॉन्स, और जो बाकी का यूरेनियम पड़ा होगा उससे स्ट्राइक करेंगे यूरेनियम के एटम से, वो धीरे धीरे क्या होंगे, और न्यूट्रॉन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से बेरियम क्रिप्टन बन रहे हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स भर भर के बनने लगेंगे, और इससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से एनर्जी बनती रहती है। द फिजन प्रोसेस ऑफन प्रोड्यूसेस गामा फोटॉन्स एंड रिलीजेज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। यूरेनियम एंड थोरियम माइंस विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। तो यूरेनियम अगर आप देखोगे तो जादूगुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। जादूगुड़ा कहाँ पर पड़ती है? जादूगुड़ा माइंस कहाँ पर हैं? ये यूरेनियम के लिए बहुत फेमस हैं। ये झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना, झारखंड में जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, सिंहभूम, वहाँ पर जादूगुड़ा माइंस हैं, वो फेमस हैं यूरेनियम के लिए, ठीक है। मोनाजाइट सैंड है, केरल में एक सैंड मिलती है वहाँ के कोस्ट में, जिसको बोलते हैं मोनाजाइट सैंड,
वो भी थोरियम में बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पर भी थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर होती किस तरीके से प्रोसेस है वो थोड़ा सा समझेंगे। ये आपको दिख रहा होगा एक कंट्रोल रॉड्स हैं, तो यूरेनियम यहाँ पे रखा हुआ होता है, ठीक है। यूरेनियम में इस तरीके से न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, एनर्जी यहाँ पर जनरेट होना शुरू होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन कई बार हो जाता है कि न्यूट्रॉन इधर उधर ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए। प्रिसीजन चाहिए यानी कि यूरेनियम में ही स्ट्राइक करे जाके न्यूट्रॉन इधर उधर ना भागे, इसलिए मॉडरेटर को यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर स्लोज डाउन दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, यानी इनको बोलता है कि ठंड रखो, थोड़ा सा तेज़ी में भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग, ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन के दौरान पे, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, विखंडन। विखंडन का मतलब है कि जहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, जैसे अभी हमने देखा था जहाँ पर आपका बेरियम था, सॉरी जहाँ पर यूरेनियम था जो बेरियम और क्रिप्टन में टूट रहा था। इस तरीके का पूरा रिएक्शन होता है। 92U235 होता है ये यूरेनियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 235 है। इसमें न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो इसमें आपका एक तो बेरियम बनेगा और एक क्रिप्टन बनेगा और बाकी के न्यूट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पे, तो इसको फिजन रिएक्शन बोलते हैं। कॉमन मॉडरेटर्स में यूज़ करते हैं हम हैवी वाटर को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, ग्रेफाइट को। मॉडरेटर क्या काम कर रहा है, तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर रहा है, आराम आराम से चलने के लिए बोल रहा है, सो दैट कि वो सीधा यूरेनियम में जाके स्ट्राइक करें। फिर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो हमने देखा कंट्रोल रॉड्स को। कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। जब वो कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तो हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी कि उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कंट्रोल रॉड्स का यूज़ किया जाता है कि अगर ऐसा हो तो तुरंत कंट्रोल रॉड्स को रिलीज़ किया जाएगा और खट से कोर में यहाँ पे जाएंगे। कोर में ही आपका क्या पड़ा होता है, फ्यूल पड़ा होता है, यूरेनियम पड़ा होता है। कोल में ही यूरेनियम पड़ा होता है कोर में। यूरेनियम के अलावा थोरियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा फीजिबल होता नहीं, उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करके देता नहीं है। तो इसीलिए थोरियम को भी ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। भले पूरे अगर विश्व में देखें तो मोना जो थोरियम के ज़्यादातर रिजर्व्स हैं, मेजॉरिटी रिजर्व्स वो भारत में ही, और भारत की जो मोनाजाइट सैंड है जो केरल और तमिलनाडु के कोस्ट में देखने को मिलेगी वो यहीं पे है। लेकिन है क्या कि थोरियम से फीजिबल तरीके से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है वो अभी टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई नहीं है। हमारे पास है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम करें, ठीक है हमारे पास और भी काफ़ी सारे काम हैं, तो अब जो कोई और करके देगा तो फिर हम देखेंगे। तो कोर में क्या किया जाता है, कंट्रोल लोड्स को तुरंत रिलीज़ किया जाता है जिससे कि वो जो चेन रिएक्शन है तुरंत स्टॉप हो जाए। चेरनोबिल में डिज़ास्टर हुआ था। चेरनोबिल ये जगह पड़ती है, ठीक है, 1986 में, अभी प्रेजेंट डे यूक्रेन में, लेकिन तब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता है सोवियत यूनियन में रशिया, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान ये सारे देश एक साथ हुआ करते थे तब। तो अभी प्रेजेंट डे तो ये यूक्रेन में पड़ता है। 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर यही घटना हुई थी कि चेन रिएक्शन भयंकर अनकंट्रोलेबल हो गई। तो फिर कंट्रोल रॉड नहीं थी क्या, थी, लेकिन कुछ इस तरीके की थी कि वो इतनी ज़्यादा चेन रिएक्शन थी, कंट्रोल रॉड की जो टिप थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंट्रोल रॉड में यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, बोरॉन का, कैडमियम का, सिल्वर का, ठीक है, लेकिन उसकी जो टिप थी, ठीक है, उस वो क्योंकि सबसे पहले जब रिलीज़ करेंगे तो उसकी टिप ही आएगी ना, जब सबसे पहले रिलीज़ करेंगे तो टिप ही आएगी कोर के कॉन्टैक्ट में, तो वो चेन रिएक्शन और बढ़ गई और भयंकर बढ़ गई। वो मतलब कंट्रोल रॉड जैसे डाला तो और भयंकर बढ़ गई और बहुत भयंकर यहाँ पे ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट, अगर हम देखें तो न्यूक्लियर डिज़ास्टर बोला जाता है चेरनोबिल को, ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था, सोवियत यूनियन में हुआ था, जो भी आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगा 1986 में, ठीक है। और लगभग माना जाता है कि 30 से 31 लोगों की डेथ हुई थी, 30 से 31 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। ओके, कूलेंट क्या करता है, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको रिमूव करता है, उसको लेके जाता है, यानी कि इट रिमूव्स द हीट जनरेटेड बाय फ्यूजन प्रिवेंटिंग द रिएक्टर कोर ओवर हीट ना कर जाए, उससे प्रिवेंट करने का काम होता है कूलेंट का, एंड अलाउइंग हीट टू बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। इस हीट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, इससे स्टीम प्रोड्यूस करी जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो इसके दो काम हैं, एक तो उससे स्टीम बनाना हीट से, और उसको ठंडा कर देता है वो, ठीक है, हीट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा स्टीम बनाने के लिए, प्लस जो कोर है उसको ठंडा कर देगा। तो यहाँ पर भी हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पे, और हीलियम और CO2 जैसे यहाँ पे यूज़ किया। मॉडरेटर हमने देखा था, हैवी वाटर यहाँ पे यूज़ हो रहा था, कूलेंट के तौर पे भी हैवी वाटर का ही यूज़ हो रहा है, ग्रेफाइट के तौर पे यूज़ किया जा रहा था मॉडरेटर का। कंट्रोल रॉड्स में बोरॉन, कैडमियम, सिल्वर, इन सब की यूज़ की जाती हैं कंट्रोल रॉड्स। भारत में अगर बात करेंगे कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर ये जनरेट होता है, तो सबसे पहला जो भारत में सेटअप हुआ था वो महाराष्ट्र के तारापुर में इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, 1969 में। देन तमिलनाडु में दो हैं, कुंडनकुलम और कलपक्कम।
कैगा है कर्नाटक में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा है राजस्थान में और ककरापार है गुजरात में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो भारत में आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें सबसे पहले था आपका तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो कलपक्कम है वो थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में इसलिए रहता है बिकॉज यहाँ पर अभी आप ये मान के चलो कि अभी इसको हमने, इसमें एक यूनिट है जो है वो रशिया की हेल्प से लगाई थी, और इसमें वो मॉडल को डेवलप लगाया गया था कि जितना ये कंज्यूम करेगा फ्यूल को, यूरेनियम को, उससे ज़्यादा ये यूरेनियम को प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि इसके आउटर में क्या करी गई, प्लेटिनम की कवरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जब भी इसमें क्या होगा, यूरेनियम का यूज़ होगा तो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे इसमें, जो आउटर लेयर है इसमें, और ज़्यादा यूरेनियम को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर मॉडल अभी डेवलप किया गया है कुंडनकुलम में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा भारत का एकमात्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, तो वो आपका कलपक्कम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर किया गया है। ठीक, सोलर एनर्जी पे आते हैं। तो सोलर हमने पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इट इज़ द रेडियंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन दैट कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। हेड क्वार्टर अगर बात करेंगे आईएसए का, दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का, तो आपको देखने को मिलेगा गुड़गांव में या गुरुग्राम। भटला सोलर पार्क की बात करेंगे राजस्थान में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। भटला सोलर पार्क ये लार्जेस्ट है, राजस्थान में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। विंड, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, जो कि नगर कोयल से लेके मदुरई तक है। ठीक है, तो ये आपको पता है बड़े बड़े ये विंड टर्बाइंस होते हैं, जब ये घूमते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जो केबल्स होती हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये। ठीक है, तो विंड पे डिपेंडेंट है, एंड ये वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही प्लेन लैंड हो। अब हमने राजस्थान में देखा था कि वहाँ पर हवा की वजह से लैंडफॉर्म बन रहे थे डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में कोई भी ऐसा घर वर या फिर पहाड़ वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता है, हवा खूब तेज ज़ोर से चलती है, तो इनको वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर खाली इलाका होता है, जहाँ हवा खूब ज़ोर से चल सके। ठीक है, तो विंड टर्बाइंस को वहीं पर लगाया जाता है। टाइडल एनर्जी, टाइड से जो एनर्जी जनरेट करी जाती है, ओशियन टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। गल्फ ऑफ खंबाट है, गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, या फिर सुंदरबन जो क्षेत्र है, यानी कि कोस्ट में, तट में जो टाइड आती हैं। ठीक है, टाइड्स जो आती हैं आपको पता है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबाट है, तो यहाँ पर जो टाइड आती हैं, क्योंकि फनल शेप है, तो यहाँ पर लेवल बहुत ज़्यादा राइज करेगा जब टाइड्स आएंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर टाइड्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हम अंतर देख चुके हैं पहले ही। जियोथर्मल, अगर आपको याद हो, जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो मैग्मा के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जहाँ से कभी मैग्मा या लावा निकला होगा, या फिर अगर क्लोज विसिनिटी में है मैग्मा या लावा, तो जब यहाँ से पानी निकलता है और अगर पानी इसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो पार्वती वैली है आपकी नियर मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली लद्दाख में, जहाँ पे इस जियोथर्मल एनर्जी का हमें यूज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे अर्थ के इंटीरियर से हीट निकलती है। क्यों, कैसे निकलती है, और ये हॉट वाटर क्यों निकलता है, नीचे से गर्म पानी क्यों निकलता है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऐसे कांटेक्ट में होगा। किसके कांटेक्ट में होगा? जहाँ से कभी मैग्मा या लावा निकलता होगा, या फिर मैग्मा लावा पास में पड़ा होगा, तो उसके जब कांटेक्ट में वो आएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और उसी हीट का यूज़ कर लेते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम से फिर टरबाइन, एंड टरबाइन वो चलते हैं तो जनरेटर के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्टीम बनाई, स्टीम से देन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फाइनली बन गई। बायोगैस की बात कर लेते हैं। तो बायोमास से जो गैस जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है या फिर एनर्जी बनती है, उसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में गोबर गैस की, जो काऊ डंग है, काऊ डंग और पानी डाल के एनारोबिक कंडीशन में उसको रखा जाता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे गोबर गैस बनती है, और उस गोबर गैस में क्या होता है, तो मेनली तो मेथेन वगैरह होती है, मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये निकलती हैं, और इससे जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि गैस चूल्हा वगैरह जल जाते हैं इससे, तो ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो गोबर गैस प्लांट मेनली आपको रूरल इंडिया में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इन सब का, अब ये तो मैंने आपको बताया गोबर गैस, गोबर गैस मतलब काऊ डंग है, यानी कि जो डंग होता है, काऊ डंग, पानी ने डाला,
एनारोबिक कंडीशन में उसको रखा, और हमने कल देखा था कि एनारोबिक कंडीशंस में जब हम रखते हैं तभी आपका मीथेन जैसी गैस, जिसको मार्श गैस बोलते हैं, वो जनरेट होती है। जैसे हमारे कौन सी फील्ड होते हैं, कौन से खेत होते हैं, किस फसल के खेत में आपको मीथेन रिलीज होती हुई दिखेगी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका हायर एफिशिएंसी होता है। इसमें हम बाकी चीज़ों का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे ना सिर्फ फार्म वेस्ट का, एनिमल, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट, श्रब, इन सब का भी, जो पेड़ पौधे ये सब, इन सबको एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है। तो ये आपकी बायोगैस जो है जनरेट होती है, जिसका प्रमुख अगर हम देखेंगे यानी कि प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होता है। इन एनारोबिक डाइजेशन रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बायोगैस इज जनरेटेड थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन के माध्यम से बायोगैस उत्पन्न होती है। मीथेन जिसमें 55 से 70% होती है, और CO2 की अगर बात करेंगे तो 30 से 40% होगी। क्लियर है यहाँ तक? एंड द लास्ट थिंग इज़, जो आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि भारत में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कितने हैं, हाउ मैनी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर देयर। तो टोटल ये आपको देखने हैं, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, ये आपके टोटल सर इसमें चावल बिल्कुल सही है, पैडी, जो पैडी फील्ड होती है वहाँ से निकलते हैं, यस बिल्कुल, धान के खेतों से वो आपका निकलता है। तो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, बैंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन, कोलफाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये सारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेजर इंडस्ट्रीज़। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, और अब हम करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तब आपको अच्छे से जो भी हमने देखा था कहाँ कहाँ पर कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो जिसको भी बैच के एक्सेस चाहिए वो यहाँ से ले सकता है एप्लीकेशन से, जितने भी बैच के फीचर्स हैं, इवन इंग्लिश हिंदी के नोट्स, क्विजेज, वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट आपका संडे को होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी, और जिन लोगों को कॉम्बो बैच लेना है इंग्लिश और जीके दोनों का तो वो भी ले सकते हैं। चलिए तो अभी हम क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए लगाइए क्वेश्चन, पहले आज एसएससी के वाले क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एसएससी और रेलवे के। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडीला। बैलाडीला में कौन सी आयरन ओर की माइनिंग होती है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं आपके हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट। तो हमने सिर्फ दो ही ओर के बारे में पढ़ा है, एक तो है मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में कौन सी अच्छी है, मैग्नेटाइट। लेकिन यहाँ पर बैलाडीला में कौन सी मिलती है, हेमेटाइट, ठीक। मैग्नेटाइट मेनली कहाँ पर मिलता है, अगर आपको याद हो कर्नाटक में, याद आया, कर्नाटक में ज़्यादातर वो अच्छा वाला मिल रहा था। ये आपका हेमेटाइट। बैलाडीला, बैल का जो खुर होता है उसके शेप में बैलाडीला, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला में क्या मिलता है, मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट, ले आयरन और कोल, गोल्ड, कॉपर, लाइमस्टोन, जिप्सम, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर मिक्का। तो मिक्का एक नॉन मेटालिक मिनरल है, कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में। देन आपका झारखंड हो गया, देन आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड हो गया और एमपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्का हमें देखने को मिलता है। पेट्रोलियम के रिजर्व तो हमने देखे तो असम में मोरान होगी रीजन हो गया, नहर कटिया हो गया, दिग्बोई हो गया, यहाँ पर बसेन हो गया, मुंबई हाई हो गया, ठीक है, ये सब देखने को मिल रहा है। यूरेनियम आपका या तो जादूगुड़ा माइन है झारखंड में, तो ये सब तो कुछ होगा नहीं, बात तो केरला की हो रही है। देन अगर बात करेंगे कॉपर, तो कॉपर में राजस्थान और एमपी आ रहे थे। मलजखंड कहाँ है, एमपी में। खेतड़ी माइंस कहाँ है, राजस्थान में। तो कॉपर वहाँ पर मिल रहा है, केरला में नहीं। आयरन ओर वगैरह हमने आयरन ओर के 4 बेल्ट देखे थे, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, गोवा, और आपका ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो गया। देन हमने यहाँ पर देखा था कौन सा, यहाँ पर कौन सा था, ये तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर था, ये महाराष्ट्र गोवा था। यहाँ पर आपका वो झारखंड उड़ीसा वाला बेल्ट था, और ये कौन सा था जहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ और ये एमपी वाला रीजन आ रहा था। कौन सा रीजन था जल्दी बताओ। तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में क्या मिल रहा था, थोरियम। बॉक्साइट की क्ले मिल रही है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है उड़ीसा में, ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। किसकी ओर है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट इज़ दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, बॉक्साइट इज़ दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सर जी हम बिहार से हैं, अच्छा। तो ये कौन सा रीजन है भाई, ये छत्तीसगढ़ में कौन सा रीजन बताया, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर तुमकुर बेल्ट, ठीक है, बिल्कुल अंशुल यादव, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल है। कोल रिन्यूएबल है, नो, तो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा सिंपल, ये सब रिन्यूएबल है।
देख रहे हैं एसएससी फेज़ 2025, फेज़ 2025, फेज़ 2025, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। विच एनर्जी सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कौन सा ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से अल्प समय में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सोलर, विंड, नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। सो कौन सा फिर से प्राप्त नहीं किया सकता, तो बड़ा आसान है, विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो हो सकता है क्योंकि सब रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस नहीं है ये। नेम द स्टेट नोन एज द ऑयल बाउल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स अबंडेंट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। असम, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो एक ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हो और वो है राजस्थान। ठीक है, असम इसका सही आंसर होगा। याद करो, दिग्बोई, नहर कटिया, मोरान होगी रीजन, तो ऑयल बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगेन एसएससी फेज़ 2025, फिर एसएससी फेज़ 2025 कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं फेज़ 13 में भी। वाई इज आयरन इंडस्ट्री कंसनट्रेटेड इन छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। कि क्यों लौ उद्योग सिर्फ इन्हीं राज्यों में सीमित है। रीजन हैज़ कोल्ड क्लाइमेट सूटेबिलिटी फॉर इंडस्ट्री, ठंडा, यहाँ का ठंडा मौसम है। रीजन हैज़ हाई मिनरल अवेलेबिलिटी, मिनरल बहुत ज़्यादा है, अलॉन्ग विथ वाटर रिसोर्स एंड लेबर अवेलेबिलिटी। रीजन इज क्लोज टू इंटरनेशनल पोर्ट, इट इज़ मेनली एग्रीकल्चर। लंबाडी ऑप्शन। Which of the following iron ores are primarily found in the Deccan Plateau region of India, contributing to its rich mineral resources? डेक्कन प्लेट्यू में कौन से आपको देखने को मिलेंगे? निम्नलिखित में से कौन से अयस्क मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार में पाए जाते हैं जो इसके समृद्ध खनिज संसाधनों में योगदान करते हैं? तो गोल्ड और डायमंड, कॉपर और जिंक, आयरन, कोल, बॉक्साइट, मैंगनीज। देखो भैया, ऐसा तो है नहीं कि डेक्कन प्लेट्यू में इनमें से कोई एक मिलेगा नहीं, मिलेगा कुछ जैसे गोल्ड और डायमंड तो आप हटा सकते हो यहाँ से, ये गोल्ड तो यार यहाँ पे था, डेक्कन यहाँ पे तो नहीं था, डेक्कन मतलब ठीक है, डेक्कन का ही पार्ट मान सकते हैं, यहाँ पे था, ठीक है। और बिहार में था थोड़ा बहुत, बिहार तो डेक्कन का पार्ट नहीं है, बिहार में रिजर्व देखने को मिलते हैं, तो आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर, जिंक ये तो मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू में। फिर हम प्राइमरली पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, तो हमें वो चूज़ करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा डेक्कन में कंसनट्रेटेड है। क्या है? आयरन एंड कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड, क्योंकि मैंगनीज में अगर आप देखो तो टॉप पे कौन था? एमपी था, और एमपी पूरा अगर आपको याद हो पूरा डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आता है, ठीक है, पूरा डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड? माओलोंग अरुणाचल, रानीगंज वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा। तो याद करो, तालचेर और इब ये तो उड़ीसा में ही था, ये तो उड़ीसा में ही था। रानीगंज भी पढ़े थे वेस्ट बंगाल में, नहीं 2-4 तो होगा, सही पूछा है ना, 2-4 तो होगा, तो खत्म, मैंने 3 होगा और पहला वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो माओलोंग है वो अरुणाचल में नहीं है, वो मेघालय में टर्शरी कोल फील्ड है, मेघालय की टर्शरी कोल मिलता है। याद करो, टर्शरी कोल कहाँ पढ़ाए थे? नॉर्थ ईस्ट में, जो 55 मिलियन साल पुराना है। तो पहला गलत है, 2-3-4 सही है आपका, रामगढ़ झारखंड में। फिर इसको मैच करो, नयारा, मनाली, नुमालीगढ़ और टाटीपाका। टाटीपाका ये सब ये रिफाइनरी हैं, बताओ जल्दी से। तो नुमालीगढ़ कहाँ है? तो नुमालीगढ़ आपका पड़ता है असम में। टाटीपाका कहाँ पर पढ़ाए थे? टाटीपाका पढ़ाए थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो नुमालीगढ़ हो गया असम में, 1 के साथ मैच कर दो, टाटीपाका आंध्र प्रदेश में 3 के साथ मैच कर दो। नयारा की अगर बात करेंगे, नयारा गुजरात में है ये, और मनाली है आपका कहाँ पे? मनाली हो जाएगा तमिलनाडु में। 2412 2413, ठीक है, 2413 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मनाली हिमाचल वाला नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है और स्टेट है, मैच करना है आपको। तो कुंडनकुलम, ककरापार, कैगा, रावत भाटा। तो कुंडनकुलम की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ककरापार गुजरात में, ककरापार ऐसे याद कर लो, खाकरा। खाकरा कहाँ की डिश है? खाकरा गुजराती, खाकरा ककरा, ठीक है, तो गुजरात। कैगा, कैसे कैगा कैसे? कर्नाटक। रावत भाटा, आर से रावत भाटा और आर से राजस्थान। तो 2413 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था वो भी, और ये है ये भी यूपी पीसीएस इसी बार का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का 2025 का। करिए जरा क्वेश्चन को। गुरु, मैसानी, बैलाडीला, नोवामुंडी, कुद्रेमुख सारे हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो अगर तुमको याद हो तो गुरु के कहने पे दिशा जो थी उसने बादाम खाने शुरू किए थे। तो बादाम पहाड़ में, सुंदर हो जाए, सुंदरगढ़, जार में रखे थे बादाम, केंदुझार। मयूर से शादी करनी थी, ठीक है, तो मयूरभंज।
बैलाडिला छत्तीसगढ़, नोआ मुंडी और गोवा, ठीक है, गुआ और नोआ मुंडी झारखंड। कुद्रेमुख यानी कि किसका मुख, कुद्रे, हॉर्स का जो फेस होता है उसके शेप का, तो ये आपका कर्नाटक। तो आंसर ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदन हिल, कुद्रेमुख, ठीक है, ये सब आपको कहाँ पे, कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो 3 4 1 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 57 कौन सा सही मिलान करें, मतलब सही मिलान करना है, ये RAS का देख रहे हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही मिलान करना है। कैगा तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, यस, कलपक्कम तमिलनाडु में, यस, ककरापार गुजरात में, यस। तो ये तीनों सही हैं, 2 3 4, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट्स लोकेशन इज इनकरेक्टली मैच। न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके लोकेशन कौन सा गलत मैचिंग है इसमें। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो नरोरा कहाँ पे है, नरोरा यूपी में है, नरोरा यूपी में। मद्रास कलपक्कम, मद्रास ये होगा, बिल्कुल तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तो ये गलत मैच है। तारापुर महाराष्ट्र में कहेगा, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। एन ऑयल रिफाइनिंग प्लांट दैट प्रोड्यूसेस क्रूड पेट्रोलियम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज बाई रॉ मटेरियल। एक तेल शोधन संयंत्र जो कच्चे पेट्रोलियम को संसाधित करता है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की किस श्रेणी में संबंधित है। फॉरेस्ट, मरीन, एग्रो बेस्ड या मिनरल बेस्ड, बताओ। ऑयल रिफाइनिंग, तो ये मिनरल बेस्ड होगा, खनिज आधारित। 60 पे आ जाओ। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन फॉर द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंडस्ट्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसके कंसंट्रेशन के लिए जाना जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो किसके लिए जाना जाएगा, ये आपका जाना जाएगा किसके लिए, आयरन एंड स्टील के लिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ये, ठीक है। नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन दी तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है, झरिया, झा से झरिया, झा से झारखंड, और झा से झमाझम, ठीक है। तालचर और इब कहाँ है, तालचर इब है आपका उड़ीसा में, ठीक। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है। क्या 57 चेक, क्या चेक, इज नॉट अ करेक्ट मैच था, सॉरी, नॉट करेक्टली मैच था, तो ये हो जाएगा आपका, कहेगा कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगरौली कहाँ पर है, MP में। कल क्लास क्यों नहीं होगी, ये तो हमें भी नहीं पता है। नेम द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पे है। लिग्नाइट, जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं, भूरा कोयला, ठीक है। हाँ, झारखंड को अब सब जान गया। तो भूरा कोयला कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ पे, नेवेली में, कहाँ पे, नेवेली में है। अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड विच इज़ लोकेटेड मेनली इन दी मध्य प्रदेश, और किस राज्य में है ये, मतलब मध्य प्रदेश में तो है, प्लस और किस राज्य में जाता है। ठीक है, तेलसन टूंस नहीं हो पा रहा, रिवीजन करना होगा तो करो, स्पैम क्यों कर रहे हो, स्पैम करने से रिवाइज हो जाएगा क्या। यूपी, ठीक है, यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो इसमें आता है आपका, आप देख सकते हो आप, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या आंसर हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ को, जैसे कि झारखंड को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे आप, झारखंड को और उड़ीसा को, क्योंकि MP और उड़ीसा का कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, उनके बीच में छत्तीसगढ़ है, और झारखंड से भी डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं करता है मध्य प्रदेश। तो ऑब्वियसली बात, ये दोनों राज्य तो नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 65। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, कोपिली, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, या फिर अरुणाचल में। तो कोपिली देखने को मिलेगा अरुणाचल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है, खोपोली है, कोपिली नहीं, खोपोली, ये पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोपिली से, सॉरी, अरुणाचल में नहीं होगा ये असम में होगा। असम की जो
दीमा हसाओ नहीं है जहाँ पे 6 शेड्यूल कैटेगरी में आता ही है, वहाँ पे ही है असम के दीमा हसाओ में, दीमा हसाओ। इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी बी, खोपोली है महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन गोल्ड? The first country pipeline, cross-country pipeline in Asia connected the नहर कटिया oil field in Assam to which refinery? नहर कटिया को किससे कनेक्ट किया? नहर कटिया कहाँ है? असम में। किससे कनेक्ट किया? इसने कनेक्ट किया बरौनी को। बरौनी कहाँ है? बरौनी बिहार में है, ध्यान रखना। और बिहार वालों ध्यान रखना बेटा, वोट सोच समझ के देना, जात पे अगर दे दिया तो यही हाल रहेगा, ध्यान रखना बेटा। दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? दुर्गापुर। तो दुर्गापुर ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर है आपका, ठीक है। तो दुर्गापुर भैया मेरे किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से आ रही थी? झारखंड से आ रही थी। और कहाँ पर जा रही थी? वेस्ट बंगाल में जा रही थी। तो क्या महानंदा हो सकता है क्या? ऐसी जानकारी साझी करनी चाहिए क्या? बताओ तुम्हें, महानंदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तीस्ता हो सकता है क्या? ब्रह्मपुत्रा, दूर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है भाई मेरे, यहाँ से गंगा है, ये हुगली है, ये दामोदर है, तीस्ता विस्ता सब इधर है भाई, ठीक है। तो यहाँ कुछ होगा ना, हुगली दामोदर। तो दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर की अगर बात करेंगे, दुर्गापुर दामोदर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में तीस्ता नहीं है, वेस्ट बंगाल में आपको ये देखने को मिलेगी दामोदर। वेस्ट बंगाल में महानंदा नहीं है, तीस्ता नहीं है, एलिमिनेट करना था सिर्फ आपको दामोदर, ठीक है। हज़ीरा विजयपुर, ये जो स्टील प्लांट है मैं पढ़ाऊँगा आपको जब 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे कि दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है और ये यूके की हेल्प से बनाया था, ठीक है। एंड देन आपका राउरकेला है उड़ीसा में, राउरकेला वो हमने जर्मनी की हेल्प से इस्टेब्लिश किया था। और एक और है आपका, अगर आप बताना चाहें, वो आपका पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में पड़ता है वो, ठीक है। बताओ उसका नाम क्या है जो रशिया की हेल्प से सेटअप किए थे हम? हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इज मेनली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट HVJ पाइपलाइन 1986 गैल नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के साथ बना था आपका, ठीक है। अगला है द रिहांद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? रिहांद कहाँ पर है? तो रिहांद आपका सहारनपुर में, सोनभद्र में, रॉबर्ट्सगंज में या गुना में? सोनभद्र में। Which renewable energy source has the largest installed capacity in India as per 2025? जियोथर्मल, विंड, सोलर या फिर हाइड्रो? बिल्कुल बोकारो स्टील प्लांट, जो कि USSR की हेल्प से सेटअप किया था, भिलाई। अच्छा, ध्यान रखना जो 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे उसमें एक तो रावरकेला था, ठीक, आपका भिलाई था। सर बिहार वालों सब ने वोट किया, मतलब और भाई स्पैम मत किया करो बीच बीच में, ठीक है। ओके, तो रावरकेला हो गया आपका और भिलाई हो गया। ये किसकी हेल्प से सेटअप किया था? तो केला जर्मनी, ठीक है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। रावरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। और ये आपकी किसकी हेल्प से सेटअप किया था? USSR। और वेस्ट बंगाल वाला तो अभी देखा ही था हमने। तो अगर इसकी बात करेंगे, मतलब लिख देता हूँ उसको भी, दुर्गापुर है वो आपका। तो दुर्गा जी की पूजा करी थी यूके के साथ मिलके, ठीक है। और पिलाई करी थी पाकिस्तान की रशिया के साथ मिलके, केला खाया था जर्मनी के साथ। जो बोकारो वाला आप लिख रहे थे, बोकारो वाला, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में नहीं बना था, बाद में बना था। बनाया रशिया की हेल्प से था, झारखंड में था, लेकिन बाद में। आंसर होगा इसका आपका सोलर एनर्जी। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में सोलर एनर्जी की है। विंड एनर्जी इज़ बेस्ट हार्नेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो किस राज्य में आपको विंड एनर्जी अगर आपको प्रोड्यूस करनी तो सबसे अच्छा कौन है इसके लिए राज्य? बिहार, गुजरात, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो कौन सा होगा राज्य अपना? ये होगा बिहार, गुजरात, झारखंड या मध्य प्रदेश, कौन सा होगा? जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एकदम प्लेन लैंड मिलेगी हवा के लिए अच्छी खासी, तो कौन सा होगा? गुजरात होगा। कोस्ट में, तटों में हवा ज़्यादा चलती है, और गुजरात डेजर्ट वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डेजर्ट वगैरह में हमें देखने को मिलता है। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने लगेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जाएगी? नहीं। इट रैपिडली डिप्लीट्स नेचुरल इकोसिस्टम? नहीं, वो तो नॉन रिन्यूएबल में होता है। इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड प्रॉफिट्स टू एनर्जी कंपनीज? नो, इट प्रोड्यूसेस
इट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंजर्व्स रिसोर्सेज। चलो 2 क्वेश्चन और करो, उसके बाद 2-3, उसके बाद हम लोग यूपीएससी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लोकेशन ऑफ सीमेंट प्लांट इज मेनली गवर्न बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। तो सीमेंट संयंत्रों का स्थान मुख्यतः निम्नलिखित में किसकी उपलब्धता पर निर्धारित होता है? लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन और या फिर कॉटन। तो सीमेंट प्लांट की अगर बात करेंगे तो ये लाइमस्टोन, याद है लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम रॉ मटेरियल होते हैं। शनन पावर प्रोजेक्ट जो है आपको भारत में कहाँ पर देखने को मिलेगा? शनन पावर प्रोजेक्ट कहाँ है ये? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा या फिर पंजाब में? तो ये आपका हिमाचल में शनन। खंडके विंड फार्म कहाँ पर है? खंडके विंड फार्म कहाँ पर है? हिमाचल, अरुणाचल, महाराष्ट्र या सिक्किम? तो ये ध्यान रखना महाराष्ट्र में ये, ठीक है, खंडके। When was the electricity production in India commenced using nuclear energy? तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन कब भारत में शुरू किया गया? 69 में। याद करो, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में पहला आपका पावर प्लांट आया था। विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडर इन सोलर पावर जनरेशन विद इट्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? सोलर पावर जनरेशन में सबसे टॉप पे हमारा कौन सा राज्य आता है? गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है या राजस्थान? तो कहाँ पर एकदम है ये? तो राजस्थान में ही, अगर आपको याद हो, भडला सोलर प्लांट था, याद है आपको, लार्जेस्ट सोलर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड इन प्लेंटी इन इंडिया? तो मोनाजाइट सैंड से कौन सा मेटल मिलता है? तो मोनाजाइट से थोरियम मिलता है, जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। इन विच स्टेट इज इंदिरा सागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? इंदिरा सागर, याद है आपको, हमने देखा था एक जवाहर सागर, एक देखा था राणा प्रताप सागर। तो इसमें ये था, ये आर से ख़त्म हो रहा है, ये आर से शुरू हो रहा है, दोनों राजस्थान में, ये दोनों राजस्थान में। ये इंदिरा सागर है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम कर लेते हैं कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस कि यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? बॉक्साइट मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? उड़ीसा, एमपी, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, झारखंड एंड कर्नाटक। तो आप मुझे बताओ, अगर उड़ीसा हमने पढ़ा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया में, तो उड़ीसा और एमपी का कोई लिंकेज तो है ही नहीं आपस में। उड़ीसा और झारखंड का है ना, पास पास में है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, बीच में छत्तीसगढ़ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उड़ीसा और झारखंड ये वाला बेल्ट होगा आपका। उड़ीसा का जो नॉर्थ पार्ट है, जो काला हांडी और जो सब केंदुझार वगैरह है ना, काला हांडी, केंदुझार, सुंदरगढ़, ये सब उड़ीसा के नदन पार्ट में है, जो झारखंड से बाउंड्री बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात? अंकलेश्वर, कोसांबा, महसाना या मोरान? तो मोरान हुगरी जन असम में थी। अंकलेश्वर, महसाना तो जगह था गुजरात में, लेकिन मोरान हुगरी जन कहाँ पे थी? असम में थी। चलो, ये वाला भी रहने दो, ये वाला वैसे भी हम कर चुके हैं, फेल्ड्स्पार वगैरह मिनरल पहले हमने देखा था। ये करो, बेवर, बालाघाट, बिलासपुर, बल्लारी, बताओ। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर एलिमिनेशन तो कर ही सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बालाघाट माइंस किसके लिए फेमस थी? बालाघाट की माइंस फेमस थी किसके लिए? मैंगनीज़ के लिए, ठीक है। बालाघाट की माइंस मैंगनीज़ के लिए। देन बेवर, ये जगह पड़ेगी आपकी एमपी में, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिक्का। बिलासपुर कटनी जो रीजन है, बिलासपुर कटनी, ये बॉक्साइट के लिए था। बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट कहाँ है? बल्लारी आपको देखने को मिलेगा आयरन के लिए, ठीक है। तो बल्लारी आपको देखने को मिलेगा आयरन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2143। कहाँ पर है 2143? 2143 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, आयरन ओर के लिए। तो अगर डी का 3 भी कर लिए थे, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं आपके। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट एंड क्रोमाइट? बॉक्साइट के डिपॉजिट में उड़ीसा का कोई बोल सकता है क्या? ठीक है। हाँ, इस बार के जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया घाटमपुर, और इवन जियो साइंटिस्ट से पूछा गया, और सीएपीएफ के पेपर में पूछा गया 2025 में। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो सीएपीएफ का एसी का पेपर हुआ, घाटमपुर से पूछा। बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात। तो ध्यान रखना, ये है आपका यूपी में। और पता है यूपी में कहाँ है? जहाँ हमारा गांव है, हमारे गांव में ही लोकेटेड है ये, मतलब गांव के बगल में ही है। ये जो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हमारे गांव के बगल में ही है, मतलब दिखता भी है,
यहीं से काफ़ी, अभी उसमें 3 यूनिट हैं टोटल, 1 यूनिट ही अभी शुरू हुई है ये। तो ऑप्शन नंबर बी घाटमपुर, मतलब घाटमपुर एक ऐसे ब्लॉक टाइप है, उसके आगे लगभग 40 किलोमीटर रफली होगा, 40 किलोमीटर, वहाँ पर है थर्मल पावर प्रोजेक्ट घाटमपुर। करिए इस क्वेश्चन को ज़रा। वोट चोरी पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वोट चोरी पर अभी बोलना नहीं चाहेंगे, कुछ मन नहीं अभी। आप खुद बताओ, ऐसी चीज़ें, जानकारी सबके साथ साझा करनी चाहिए क्या? क्यों? तेजस्वी के बारे में कुछ बोलिए। अच्छा, तेजस्वी वो छोटा वाला है ना, और तेज प्रताप बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, तेज प्रताप तो खैर दिल का साफ़ है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दिमाग का भी साफ़ है। और जो अपना वो छोटा वाला है, वो तो अपना सही राजनीति खेल रहा है लड़का, क्या ही कहा जाए उसके बारे में। भाई उनको पता है, जातीय समीकरण बिठाते हैं, उनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता भाई। उनका मेन होता है कि जातीय समीकरण बिठाना है, जातीय समीकरण। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड to produce electricity, or its hot water can be used directly for industry, agriculture, bathing and cleaning. Yes, nuclear energy is often cheaper than some other sources of electricity. No, 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 no. न्यूक्लियर एनर्जी जो है काफ़ी महंगी होती है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये तभी तो सारी कंट्रीज़, मतलब या फिर इतने ज़्यादा पावर प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तभी तो इतने ज़्यादा पावर प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन लिखा गया इज़ ऑफन चीपर दैन सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं, यानी एक तो होगा, देखो यानी ये नहीं होगा। थर्मल पावर स्टेशंस बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस। यस, सही है, ठीक है, टर्बाइंस ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं ये। अब क्योंकि यहाँ पे सम लिखा है, इज़ ऑफन चीपर दैन सम अदर सोर्सेज ऑफ, तो किसी ना किसी से तो चीप होगी न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो उस केस में सही हो जाएगा। देखो तीसरा वाला भी यहाँ पे सही होगा, लेकिन ना न्यूक्लियर एनर्जी इतनी चीप तो नहीं होती, ऑफन चीपर तो नहीं होता, तो यहाँ पर वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे। या तो एक बार मैं चेक कर लूँगा इसमें ऑफिशियल आंसर की मैं क्या माना था, क्योंकि हो सकता है दूसरा भी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसमें लिखा है सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ से तो ये हो सकता है चीप हो ही। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में हो सकता है 50-50% चांसेस है, एक बार नहीं होगा। तो अभी ऐसा कर लो, इसको ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, और अगर इसके अलावा अगर नहीं होगा, अगर ये दो गलत होगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको यही मानना है, अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। ठीक है, जो मेन टेलीग्राम है परमार एसएससी वाला, सभी लोग भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सब वहीं पे आपको मिलते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बोलिए। देखो, प्रशांत किशोर के काम के बारे में तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि काम तो अभी किया नहीं है, लेकिन हाँ जो बातें हैं वो तो सही हैं, बातें तो विकास वाली हैं, जात वाली नहीं है। विच आर द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो मेन ओर्स जो इंडिया में आपकी पाई जाती हैं उनमें से कौन सी हैं ये? तो इंडिया में आपकी पाई जाती है, हमने दो ही पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो हेमेटाइट पढ़ी है और एक मैग्नेटाइट पढ़ी है, जिसमें ज़्यादा आयरन होता है और इसमें थोड़ा सा कम आयरन होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 14th करिए। हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? सर हम पता रहा मेरे थे। अच्छा, तेज प्रताप तो कुछ करते हुए पकड़े गए थे ना। टेलीग्राम के लड़के कुछ मैसेज करते हैं। हाँ, ये जो 4.0 बैच वाले हैं, एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, एक चीज़ ज़रा कान खोल के सुन लेना। अगर फालतू में, ठीक है, लड़कों के लिए स्पेशली यही है, किसी को मैसेज आपने किया, क्योंकि लड़कियों की काफ़ी लड़कियों की ऐसी क्वेरीज आ चुकी हैं, तो ध्यान रखना, अगर पता चल गया, उन्होंने तो बताएंगी कि ये यूज़र नेम है, ठीक है, ये है, भाई बैच से बाहर होगी सीधा, हम बता रहे हैं। अगर रैंडम तुमने मैसेज किया ना, नहीं नहीं हम तो पूछ रहे थे कैसे पढ़ना है, अरे सब पता है मैं तुम क्या पूछना चाह रहे हो, तो वो सब अगर तुमने हरकत करी तो ध्यान रखना, बैच टेलीग्राम से नहीं, बैच से सीधा उड़ोगे। जो लोग ये हरकत करते हैं, कुछ लोग, सब कर ले नहीं है, लेकिन जो लोग ये करते हैं या फिर करने की अगर ऐसे इच्छा जाहिर करेंगे
तो बायोटिक एंड ए बायोटिक, बायोटिक का मतलब है कि भाई जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट, एनिमल, ये सब। ए बायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, जैसे रॉक, मेटल, मिनरल, ये सब होते हैं वो, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, बस उसके बाद खुद से करना। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इन अ थर्मल पावर स्टेशन, fuels such as oil, coal or natural gas are used to generate electricity. Yes. Fuels are burned to heat water and turn into steam which goes through a turbine. Yes. तो दोनों सही है एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। चलो एक और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। बाहर हाँ नहीं, ये 4.0 का जो टेलीग्राम में, अब मैं टेलीग्राम में हाइड तो कर रखा है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ है वैसे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरेनी। सिंगरेनी जो आपकी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, ये सबसे पुरानी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1889 में, 1889 में, ठीक है। चलिए, इज़ एन एग्जॉस्टेबल बट रेन्यूएबल। एग्जॉस्ट हो जाएगी लेकिन रेन्यूएबल है। सोलर क्या एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं। क्या ये ख़त्म हो सकती है? आप मुझे बताओ, क्या ये ख़त्म हो सकती है सोलर एनर्जी? उसको चाहे आप जितना यूज़ कर लो, आज यूज़ कर लो, कल यूज़ कर लो, जितना यूज़ कर लो, कल फिर से उतनी मिल जाएगी। ऐसा कुछ ख़त्म होने जैसी कुछ तो बात है ही नहीं इसमें। फिर वाटर इनयूजेबल, अब ये है एग्जॉस्टेबल बट रेन्यूएबल। एग्जॉस्ट नहीं, ये एग्जॉस्ट पूरी तरीके से तो नहीं हो सकती है। वाटर इन यूजेबल कंडीशन, ठीक है। यूजेबल कंडीशन वाला वो हो सकता है एग्जॉस्ट। कैसे? अब यूजेबल कंडीशन वाला, जैसे हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, सारे कामों के लिए। लेकिन सोचिए आप, वाटर वेस्ट हो रहा है, वो अगर मान लो पानी इवापोरेट होकर वो क्लाउड बारिश हो रही समुद्रों में, वो देन यूजेबल कंडीशन में वाटर नहीं रहा, ठीक है। रिन्यूएबल तो है वाटर, लेकिन वो एग्जॉस्टेबल भी, एग्जॉस्ट भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वाटर इन यूजेबल कंडीशन। मणिकर्ण इन हिमाचल इज़ नोन फॉर, किसके लिए जाना था? मणिकर्ण हिमाचल और पूगा वैली लद्दाख में जियो थर्मल एनर्जी के लिए। एल्यूमिनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, किस और से मैन्युफैक्चर होता है? बॉक्साइट से मैन्युफैक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जो ये मेडिसिन वगैरह होता है, उस इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी, ये आपका पिंपरी जगह पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में, पुणे में है ये, महाराष्ट्र में। याद है वो पुणे वाली शार्क टैंक देखते हो तुम लोग? शार्क टैंक में आती हैं वो नमिता थापड़, है ना, पुणे, पुणे की हैं वो, और उनकी भी फार्मास्यूटिकल वाला है ये। खैर, बाकी के यार क्वेश्चन करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट आर सिचुएटेड इन यूपी। यूपी में क्या है? सिंगरौली एमपी में है, तो ये वाला हटा सकते हैं ना, तीसरा वाला, ठीक है। क्लियर है? पिंपरी सर, न्यू स्टूडेंट जो कि फर्स्ट परचेज कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऑफर लेकर आओ। अभी तो यार ऑफ़र नहीं है, दिवाली वाली में आया था, अभी तो नहीं है, ठीक है। अभी तो ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है, ओके। विंध्याचल, एक सेकेंड, कोल बेस्ड पावर प्लांट इज एक सेकेंड। सिंगरौली अगर आपको याद हो एमपी में तो था, लेकिन सोनभद्र ऑफ यूपी में भी जा रहा था, याद है? एक क्वेश्चन किया था कि किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ, किस में, मतलब सिंगरौली एमपी में तो है ही है, लेकिन और किसको टच कर रहा था? यूपी में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में भी था, क्योंकि विंध्याचल तो एमपी में आएगा ना, विंध्याचल तो एमपी में आएगा, ये तो पूरा ही एमपी में, यूपी में तो है ही नहीं विंध्याचल, तो ये नहीं होगा। और दादरी तो है ही है, तो आपका 2 और 3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगरौली एमपी के साथ साथ यूपी में भी है। चलिए, बाकी आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और ये सब तो हमने लगा ही लिए हैं एसएससी वाले, ठीक है। बाकी तो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं। नहीं होगा तो कल सुबह नहीं होगा तो मैं यही वाले क्वेश्चंस, आपके ये वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा बैच में, और बैच में जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दूंगा। अगर कल यहाँ पर क्लास नहीं हुई यूट्यूब पे, तो कल की क्लास ऐप पे होगी, ठीक है। अगर कल यहाँ पे नहीं हुई तो, ठीक है, तो ऐप में होगी, और जहाँ पर मैं कुछ डाउट सॉल्विंग हम लोग क्लास कर लेंगे। एक तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो बाकी हैं आज वाले लेक्चर के, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो, ठीक है। सर मुझे लड़कियाँ मैसेज करती हैं, अच्छा सर, अभी तक 6 बॉयज़ को ब्लॉक कर चुकी हूँ। अब अगर कोई भी मैसेज करे, ठीक है, तो आप बैकएंड का तो होगा ही आपके पास, बैकएंड का एक्सेस हो